हेलो गाइस, एसएस वॉइस एक्सप्लेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मानवा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम रिटर्न फ्रॉम द अबैस। ये वाली जो मानवा है इसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है और फाइटिंग सीन भाई कुछ बोलो ही मत। बोले तो अपन का एमसी एकदम ओवर पावर्ड है और जैसा कि नाम है रिटर्न फ्रॉम द अबैस तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि स्टोरी लाइन कैसी होने वाली है। तो बिना किसी देरी किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोगों के मेन कैरेक्टर को एक अजीबी जगह पे खड़ा हुआ दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर के सामने सिर्फ धूल और धूल एंड इसके साथ ही टूटी फूटी बिल्डिंग है। हम लोगों का मेन कैरेक्टर इस वक्त एक टूटा फूटा छत के ऊपर से नीचे की ओर देखता है। तो मेन कैरेक्टर इस वक्त नीचे की ओर धूल के अंदर एक पर्सन को देखता है जो कि अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी ओर ही घुर घुर के देख रहा होता है। अभी ए सिक्स पैक भरी ओल्ड पर्सन मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि बच्चे, मैं तेरे लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा हूँ, जल्द से नीचे आ जा। यहाँ पे ओल्ड पर्सन की ये बोलने के साथ ही हम लोगों के मेन कैरेक्टर का सपना यहाँ पे टूट जाता है। हम लोग का मेन कैरेक्टर अभी जोर जोर से सांस लेते हुए बोलने लगता है कि मैंने दोबारा से वही सपना देखा। और ये बोलने के साथ ही हम लोगों का मेन कैरेक्टर दोबारा से एक और नैप लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी समय उसकी मदर उसे बुलाती है, सोरा जल्दी से नीचे आ जा, हम लोग लेट हो जाएंगे। तो जी हाँ गाइस, हम लोगों का ये जो नल्ला सा फित्तू सा स्क्रीन टाइप मेन कैरेक्टर है इसका नाम सोरा होता है। काश इसका टाइटल एआई होता तो मेन कैरेक्टर का पूरा नाम सोरा एआई हो जाता। सोरा अभी अपना मुंह धो ही रहा था, इसी समय उसका फादर एक टॉवल को लपटे यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही सोरा के सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि मेरा बेटा सोरा, क्या तूने आज ज्यादा ही सो लिया? हाँ भाई, पता है राइमिंग नहीं बना। सोरा अभी थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और इसके साथ ही बोलता है, डैड मैं बच्चा नहीं रहा, मैं 15 साल का हो चुका हूँ, तो मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। तो सोरा का फादर यहाँ पे बोलता है, तो क्या हुआ, और तुम मेरे बॉडी के जो स्ट्रॉन्ग मसल्स है उसे देखो एक बार। तो आगे से सोरा बोलता है कि नहीं, मैं नहीं देखने वाला, और अगर हम लोगों को एक छोटा सा अपार्टमेंट में ना रहना पड़ता तो शायद से मुझे आपको हर रोज इस तरीके से नांगाना देखना पड़ता। तो इस समय सोरा का फादर बोलने लगता है, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब हम सभी एक बड़ा सा घर में रहेंगे, तुम्हारा और तुम्हारा बड़ा भाई रिको का दोनों के ही अपने अपने रूम होंगे। अपने फादर की इन सभी बातों को सुनने के बाद सोरा इस बात खुला करते हुए बोलने लगता है कि आप इस बात को पिछले 5 सालों से ही बोलते हुए आ रहे हैं। तो अभी सोरा से हम लोगों को ये जानने के लिए मिलता है कि उसका बड़ा भाई जिसका की नाम रिको है वो पिछले 3 सालों से डिफेंस में काम कर रहा है और यहाँ पर सोरा का जो प्लान है वो भी यही होता है कि फ्यूचर में जाके सोरा डिफेंस में जाके भर्ती होगा। सोरा तो इस वक्त अपने फादर के बारे में भी बोलता है जो कि बातों बातों में जोक मारते रहता है और इसके साथ ही थोड़ा सा अनरिलायबल भी है। दूसरी ओर सोरा की मदर जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है लेकिन सब इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। सोरा इस वक्त अपने फैमिली के बारे में इन सभी बातों को बोल ही रहा था, इसी समय अचानक से भूकंप जैसा कुछ होने लगता है। सोरा अपने फैमिली के साथ जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसी बिल्डिंग के ऊपर ही इस वक्त बहुत ही बड़ी परछाई आग गिरती है। सामने की ओर दिखाई जाता है एक बहुत ही बड़ा टावर जो कि अचानक से ही इस जगह पे आ चुका है। सोरा अभी खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोलने लगता है, क्या कोई यहाँ पे मजाक कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे सोरा को ये सभी चीजें बिलीव भी नहीं हो रहा होता है। अभी तो टावर के आसपास बहुत सारे फाइटर जेट्स भी मंडरा रहा होता है। कुछ देर बाद अभी हम लोग को सोरा को उसके फैमिली के साथ दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसके फोन के अंदर उसके भाई ने एक वॉइस नोट भेजा होता है कि वो मिलिट्री को फॉलो कर रहा है और बहुत ही जल्दी घर भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सोरा इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है कि उसकी भाई का जो वॉइस है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर सा है, मानो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है। और यहाँ पे सिर्फ सोरा नहीं, सोरा के साथ उसकी माँ और उसके पापा भी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। अभी तो वे लोग टीवी पर भी जो न्यूज है उसे भी देखता है जहाँ पे बताया जाता है कि वो जो बड़े बड़े टावर अपेयर हुए हैं उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक कि ना लोग अपने अपने घर में रहते हैं। रिपोर्टर के इतना बोलने के साथ ही अभी तो बड़ा से 1-2 दिन बाद के रिपोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पे रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है, अचानक से पूरी दुनिया में इसी तरीके से और भी 20 टावर अपेयर हो चुके हैं। और रिपोर्टर के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त टीवी में पूरी तरीके से झलसा जाता है, मतलब केबल जाने के बाद जैसा होता है ना बिल्कुल वैसा ही। और देखते ही देखते टावर के आसपास के जितने भी लोग थे उन सभी को बताया जाता है, जल्दी जल्दी से अपनी जरूरत के सामान को लो और अपने अपने घर छोड़ के जो मिलिट्री शेल्टर बेस है वहाँ पे आ जाओ। अभी हम लोगों को सोरा के फादर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त जरूरत के सामान को पैक कर रहा होता है। दूसरी ओर सोरा की मदर जो कि इस वक्त एक लेटर को लिख रही होती है उसके बड़े भाई के लिए कि जब
उसके बड़े भाई यहाँ पे आएंगे तब उसे ये पता चले कि वे सभी शेल्टर में हैं। देखते ही देखते सोरा और उसके फैमिली जितने भी सामान है उन सभी को लेके अपार्टमेंट को छोड़ के बाहर की ओर आ जाते हैं। इसी समय सोरा की नजर साइड की ओर से आ रही एक मिलिट्री ट्रक की ओर जाती है, जहाँ पे ट्रक के अंदर जितनी भी सोल्जर थी उन सभी की ही एक्सप्रेशन डिस्पेयर सी होकर रखी थी और तो ट्रक के पीछे बहुत ही भयंकर स्क्रेचेस मार्क से मानो कि कोई बहुत ही पावरफुल क्लॉ से इन लोगों के ऊपर हमला किए हो। अभी तो सोरा को छोड़ो, सोरा के फादर भी अभी इन सभी चीजों को देखने के बाद बुरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। बोलने लगता है कि आखिरकार इस दुनिया में अचानक से ये सब कुछ चल क्या रहा है। सोरा के फादर के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को एक शेल्टर के सीन को दिखाया जाता है जिसके अंदर पहले से बहुत सारे लोग भरे पड़े थे और शेल्टर के अंदर भी कोई कोई तो टेंट लगा के रखे हैं। लगता है कोई होगी पापा की पड़ी। सोरा एंड उसके फैमिली इसी शेल्टर के अंदर अभी एंटर करने लगते हैं। सोरा आसपास के लोगों को देखता है जिनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं था। सोरा के फादर इसी समय सोरा को बुलाता है, बेटा जल्दी से आ जा, एक जगह पे खड़ा मत रहे। तो सोरा भी अभी जल्दी से अपने फैमिली के साथ ही जाने लगता है। इसी समय हम लोग को एक बच्चे को दिखाई जाता है जिसके हाथ में उसके हिस्से का खाना था और उसके साइड में हम लोग को एक और लौंडे को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त उस बच्चे के हाथ में जो खाना है उसके और ही घुड़ घुड़ के देख रहा होता है। एंड जी हाँ, जो सोचा है आप लोगों ने वही होता है। अभी ये बच्चा अपने खाने को खा पाता, इसी समय वही पर्सन उसके हाथ को पकड़ लेता है और हिम्मत तो देखो इसकी, बच्चे से बोलता है कि उसने इसके खाने को चुराया है। बच्चा भी परेशान होते हुए बोलने लगता है ये मेरा ही खाना है और मैंने आपके खाने को नहीं चुराया। पहले तो बच्चे को देखने के बाद मुझे लगा था चोमू होगा, लेकिन तो बच्चा स्मार्ट निकलता है। बच्चे अभी अपने उंगलियों से व्यक्ति के पॉकेट की ओर इशारा करते हुए बोलने लगता है आपने तो आपके खाने को पहले ही खा लिया। लेकिन यहाँ पे बच्चे की ये सभी बातें व्यक्ति को पसंद नहीं आती। वो इस वक्त अपने घुटनों से बच्चे के पेट के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पहाड़ कर देता है और बोलता है बच्चे तेरी माँ की। अभी तो आसपास के लोगों को भी दिखाई जाते हैं जो लोग ये सभी चीजों को होता हुआ तो देखते हैं लेकिन कोई कुछ कहता नहीं है। अभी ये लौंडा बहुत ही ज्यादा डरावनी तरीके से बच्चे से पूछने लगता है मेरा पेट अभी भी नहीं भरा तो क्या मैं तेरे ब्रेड को ले सकता हूँ? तो बच्चे भी डर के मारे बोलता है हाँ हाँ ले लो। बच्चे की इस बात को सुनने के बाद अभी ये लौंडा हंसते हुए बच्चे से बोलने लगता है जब तक कि ना ये सिचुएशन खत्म हो जाता है तब तक तेरे पास जितने भी ब्रेड आएंगे वो सभी मेरे ही होंगे। और यहाँ पे इस लौंडे के अंदर दया नाम को तो कोई चीज ही नहीं है। पहले तो ब्रेड चुराता है, ऊपर से ये भी बोलता है ये तो कुछ दिनों की ही बात है, तुम अगर इन दिनों खाना ना भी खाओ तो मारा नहीं जाओगे। वह लौंडा अभी ये सब कुछ बच्चे से बोल ही रहा था। इसी समय सोरा का फादर यहाँ पे आ जाता है, बोलता है यू अभी के जो सिचुएशन है ये सब कुछ जानने के बावजूद आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? सोरा की फादर की इस बात को सुनने के बाद अभी ये लौंडा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ अपनी टेढ़ी आंखों से सोरा के फादर को बोलता है तुम अपने बारे में सोचो बुढ़े। तो इस वक्त सोरा के फादर उसकी मर्दानी आवाज में लौंडे से बोलने लगता है बच्चे के ब्रेड को बच्चे को वापस कर दे। लौंडे को आ जाता है गुस्सा, मुट्ठी कसते हुए बोलता है शट द फक अप। लेकिन यहाँ पे सोरा का फादर भी किसी से कम नहीं होता, अपने घुटनों से उसके छाती के ऊपर दे मारता है और एक ही स्ट्राइक में इस लौंडे का हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। लौंडा जमीन के ऊपर जा गिरता है। सोरा का फादर अभी ब्रेड को लेते हुए बच्चे को देने लगता है तो आगे से वो लौंडा सोरा के फादर को भर भर के गाली देने लगता है। तो सोरा के फादर इस वक्त तिरछी आंखों से बस उसकी ओर घूर के देखता है तो लौंडे का फट के 64 हो जाती है। अभी ये लौंडा यहाँ से चुपचाप जाते हुए बोलने लगता है मैं इस बात को याद रखूंगा। इस समय यहाँ पे सोरा आता है, उसके बाप से पूछता है क्या वो ठीक है? तो इस समय उसका फादर बोलता है तुम मेरे बारे में चिंता मत करो और हाँ मैं इस लौंडे के ऊपर पूरा नजर रखूंगा। दूसरी ओर वो लौंडा जो कि यहाँ से जाते हुए पीछे की ओर सोरा के फादर को देखते हुए अपने दांत पीसने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है अगर डेथ भी आ गए तो फिर भी मैं इस पर्सन को नहीं भूलूंगा। अभी तो सोरा भी उस लौंडे को देख रहा होता है और सोरा से हम लोग को पता चलता है कि वो जो लौंडा है उसका नाम है कागाबा जो कि सोरा के स्कूल में ही पढ़ता है और तब वो हमेशा से सोरा को बुली करते हुए आए हैं। सोरा अभी इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी समय यहाँ पे एक सोल्जर आ जाती है और चिल्लाते हुए सभी से बोलने लगता है ये एक इमरजेंसी मैसेज है, जल्दी से तुम सभी शेल्टर को छोड़ के बैक साइड में जो एग्जिट गेट है वहाँ से बाहर निकलो और इसके साथ ही वहाँ पे जो ट्रक खड़ी है उसके अंदर जाओ। सोल्जर के इस बात को सुनने के बाद यहाँ पे एक जेंटलमैन आता है और अपने चश्मे को सही करते हुए उससे पूछने लगता है आखिरकार हम लोग ऐसा क्यों करें? तो इस वक्त सोल्जर पर्सन से बोलने लगता है मुझे माफ करना लेकिन ये सभी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, बस जितना कहा जा रहा है आप लोग उतना ही करें। सोल्जर की ना कहने वाली बात को सुनकर पर्सन को आ जाता है गुस्सा। भड़कते हुए सोल्जर से बोलने लगता है कि पहले तो कोई भी पर्सन अपने घर को 2 दिन के लिए ऐसी खुला छोड़ के नहीं आ सकता और तो और आप लोग हम लोगों को ऐसी जगह पे लेके आए हैं, ऊपर से अभी ये भी बोल रहे हो कि इस जगह को छोड़ के दोबारा से हम लोग को कहीं और जाना होगा। आखिरकार हम लोग किस कारण के लिए इतना टैक्सेस दे रहे हैं? और इस पर्सन का जो जज्बा है इसे देखने के बाद मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे देश के हर गली में ऐसा
ऐसा पर्सन जरूर से होना चाहिए। जेंटलमैन अभी जोश के साथ इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इस समय इन सभी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। सोल्जर अभी चिल्लाते हुए जेंटलमैन से बोलने लगता है कि नौटंकी करना बंद करो और हाँ तुम सभी जल्दी से पीछे की तरफ जो एग्जिट डोर है वहाँ से निकलो। थोड़ा भी अभी ज्यादा देरी न करते हुए जल्दी जल्दी से अपने मम्मी पापा को लेके यहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी समय वो पीछे की ओर देखता है कि जो सोल्जर यहाँ पे आए थे वो इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा के जो गेट है उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है और इसके साथ ही पीछे की ओर जितने भी पर्सन खड़े हुए हैं उन सभी से बोल रहा होता है कि मैं इस गेट को और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता, तुम सभी जल्दी से बाहर जाके जो ट्रक है उसमें चढ़ जाओ। सोल्जर के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर गॉब्लिन जो भी है वो सभी दरवाजे को ओपन करके अंदर की ओर आने लगते हैं। जेंटलमैन और तो जितने भी लोग वहाँ पे खड़े थे वे सभी अभी तुम के एग्जिट की ओर भागने लगते हैं और यहाँ पे एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह मॉन्स्टरों को देखने के बाद सोरा का भी फट के चौसठ हो जाती है। वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, हे भगवान आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। देखते ही देखते चारों ओर पूरी तरीके से अफरा तफरी मच जाते हैं। सोरा भी अभी इसी भीड़ के चपेट में आ जाता है। सोरा की मॉम डैड आगे की ओर दौड़ते हुए सोरा से बोलने लगते हैं कि सोरा जल्दी से आ जाओ। हम लोगों को आगे की ओर बहुत सारे ट्रकों को खड़ी हुई दिखाई जाती है। इस वक्त सोरा चिल्लाते हुए अपनी मॉम डैड से बोलने लगता है कि इस ट्रक के अंदर और ज्यादा लोग नहीं आ सकते, आप दोनों जल्दी से इसके अंदर चढ़ जाओ। सोरा अभी अपने मम्मी पापा को ट्रक के अंदर चढ़ा देता है। सोरा के फादर भी अभी सोरा के हाथ को पकड़ लेता है ऊपर की ओर खींचने के लिए। लेकिन इसी समय पीछे की ओर मतलब ट्रक के अंदर और जितने भी लोग थे वे सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। भड़कते हुए बोलने लगते हैं कि ये ट्रक ऑलरेडी फुल हो चुका है और अगर तुम्हें उसे ऊपर ही लेना है तो तुम नीचे चले जाओ। तो सोरा भी अभी सिचुएशन को समझ जाता है और दौड़ते हुए यहाँ से साइड की ओर जो दूसरी ट्रक है उसकी ओर जाने लगता है। सोरा अभी दौड़ते दौड़ते एक एक ट्रक को क्रॉस करता है और देखता है कि ये ट्रक भी फुल है, ये ट्रक भी फुल है। फाइनली उसे एक ट्रक दिखता है जिसके अंदर अभी भी बहुत ही जगह बचा हुआ था। सोरा अभी उस ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो यहाँ पे सोरा को ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हुआ देखने के बाद सामने की ओर से कोई अपना हाथ आगे की ओर करता है। सोरा भी उसके हाथ को पकड़ के बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सामने से जो लौंडा सोरा के हाथ को अभी पकड़ा होता है वो अभी टेबल से हंसते हुए बोलने लगता है, क्या तुमने कहा शुक्रिया? सामने की ओर से इस आवाज को सुनने के बाद सोरा भी अभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि सामने की ओर कौन है। तो जी हाँ गाइस, सामने की ओर कोई नहीं, सामने की ओर वही लौंडा कागाबा होता है जो कि इस वक्त सोरा के हाथ को पकड़ते हुए एकदम भयंकर तरीके से हंस रहा होता है। और देखते ही देखते कागाबा अभी सोरा को ट्रक से बाहर की ओर फेंक देता है और उससे बाय बाय करते हुए बोलने लगता है, तुम अपने डैड की जगह पे मर क्यों नहीं जाते, साले ट्रेस सही का। सोरा इस वक्त जमीन के ऊपर गिरते हुए अपने मन में सिर्फ एक ही बात बोलता है, तो मेरा खेल यहीं पे खत्म हुआ, मैं यहाँ पे मारना नहीं चाहता। सोरा इस वक्त जमीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है और सोरा की बॉडी के ऊपर से हर कोई दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। सोरा इस वक्त अपने मन ही मन सिर्फ एक ही बात को सोचता है, प्लीज प्लीज कोई आके मेरी मदद करो। इसी समय सोरा को एहसास होता है कि भीड़ के अंदर कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है और ये और कोई नहीं वही पर्सन है जिसको कि सोरा सपने में देखता था। अभी ये पर्सन सामने से सोरा से एक ही बात बोलता है, हे बच्चे मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। पर्सन की इतना बोलने के साथ ही आसपास बहुत ही तेज रोशनी चमक उठती है। सोरा को अभी महसूस होता है कि उसकी बॉडी के ऊपर से और कोई भाग के नहीं जा रहा है। सोरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, आखिरकार आसपास इतना ज्यादा शांत कैसे हो गया। उसे संदेह होने लगता है अपने ऊपर ही, क्या वो अभी भी जिंदा है या नहीं। सोरा अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को पत्थर से बना हुआ एक हैमर को दिखाया जाता है जो कि एकदम सीधा सोरा के कंधे के साइड में जाके लगता है। और ये जो पत्थर से बना हुआ हैमर है इसको एक गॉब्लिन यूज कर रहा होता है जो कि इस वक्त सोरा को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोरा गॉब्लिन का ये जो अटैक था इससे बाल बाल बचता है। सोरा इस वक्त डरते हुए अपने मन में ही सोचता है, मॉम डैड कहाँ है और आखिरकार मैं इस जगह पे अकेला क्यों हूँ। सोरा इस वक्त अपने जान बचा के यहाँ से दौड़ने लगता है। अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या मैं मर चुका हूँ और क्या मैं हेल में हूँ। और यहाँ पे सोरा के पीछे जो गॉब्लिन था उसे भी देखने के लिए मिलता है जो कि इस वक्त अपने पास जो हैमर से बना हुआ मतलब पत्थर से बना हुआ जो हैमर था उसे सोरा की ओर ही फेंक के मारता है। सोरा इससे भी बाल बाल बचता है और वो सामने की ओर हैमर का जो कंडीशन है मतलब नुकीले पत्थर से बना हुआ हैमर को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। सोरा इस वक्त गॉब्लिन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है, आखिरकार ये गॉब्लिन ये मॉन्स्टर मेरा पीछा करना क्यों नहीं छोड़ रहा है। सोरा इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय गॉब्लिन को भी दिखाया जाता है जो कि इस बार फुल मूड में आ गया होता है। अपने जीप को बाहर कर करके दोबारा से सोरा का ही पीछा करने लगता है। सोरा अभी दौड़ते हुए अपने मन में ही आगे जितनी भी चीजें हुई थी उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है कि अचानक से एक बड़ा सा टावर अपेयर हो गए और दौड़ उसे ट्रक से जो कागाबा है उसने भी धक्का देके नीचे गिरा दिया। और दौड़ यहाँ पे आने से पहले वो ओल्ड पर्सन सोरा अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था
इसी समय हम लोग को सोरा के पीछे एकदम बहुत ही ज्यादा नजदीक में उसी गॉब्लिन को दिखाया जाता है और देख के लग रहा है कि मानो गॉब्लिन इस वक्त एक ही अटैक में सोरा के सिर को पूरी तरीके से कुचल के रख देगा। तो पता नहीं सीन क्या है, लेकिन सोरा इस वक्त पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सोरा इस वक्त अपने हाथ में एक नुकीले पत्थर को पकड़ लेता है और इसके साथ ही गॉब्लिन को मारने के लिए गॉब्लिन के ऊपर टूट पड़ता है। मतलब पहले तो भाग रहा था, अभी गुस्से के मारे गॉब्लिन को ही मारने आ गया। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को सोरा को उसके घुटनों पे दिखाया जाता है और सोरा के सामने उसी गॉब्लिन को पड़ा हुआ दिखाया जाता है। और गॉब्लिन के छाती को देखने के बाद आप लोग तो इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हो कि सोरा ने एकदम सीधा नुकीले पत्थर से गॉब्लिन के ही छाती को फोड़ दिया होता है। गॉब्लिन को अभी मारने के बाद सोरा अभी अपने मन में ही बोलने लगता है, ये सभी चीजें एक वीडियो गेम की तरह लग रहा है। और तो और गॉब्लिन के चेस्ट में वो जो टेक्स्ट है वो क्या है। सोरा अभी इन सभी बातों को अपने मन ही मन बोल ही रहा था। इसी समय उसे अजीब सा कुछ फील होने लगता है। देखते ही देखते उसने जो गॉब्लिन मारा होता है उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की क्रिस्टल बाहर की ओर आ जाता है। सोरा जो कि पहले से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, वो तो इस चीज को देखने के बाद और भी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इस वक्त सोरा का डर 200% तक बढ़ जाता है, क्योंकि जो क्रिस्टल था ना वो इस वक्त सोरा के सामने ही फ्लोटिंग करने लगता है। फ्लोटिंग तो छोड़ो, अभी अचानक से बहुत ही तेजी से सोरा के चेस्ट के अंदर ही घुस जाता है। और यहाँ पर सोरा का जो शकल है उसे तो एक बार देखो, इससे मैं किस चीज से कंपेयर करूँ। हाँ, टट्टी ना निकालने पे जैसे लोग करते हैं ना करके एकदम वैसा ही होके रखा है। लेकिन क्रिस्टल अभी अंदर जाने के बावजूद कुछ न होने पर सोरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। अभी तो सोरा ये भी नोटिस करता है गॉब्लिन की वजह से उसके गालों पे जो काट लगा था वो भी इस वक्त ऑटो हील होने लगता है। और यहाँ पे सिर्फ हील नहीं बल्कि सोरा इस वक्त पहले से और भी ज्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करता है। सोरा इस वक्त समझ जाता है कि वो जितने भी मॉन्स्टरों को मारेगा वो धीरे धीरे करके उतना ही लेवल अप करता जाएगा, मतलब और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। सोरा इस वक्त मॉन्स्टर के हाथ में जो हैमर था उसे उठाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन सोरा यहाँ पे एक और चीज नोटिस करता है कि आसपास कोई भी मॉन्स्टर नहीं है और तो उसे कहाँ जाना है उसका भी कोई पथ नहीं है। देखते ही देखते सोरा ये जो फ्लोटिंग पत्थर है इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पे सोरा को नीचे की ओर के लिए कुछ स्टेयर्स देखने के लिए मिलते हैं। सोरा भी अभी इन सभी स्टेयर्स को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये सब स्टेयर्स ऐसे ही अटैच नहीं था पत्थरों से, बल्कि फ्लोटिंग स्टेयर्स था, हवा में ही तैर रहा था। सोरा बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अभी थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और देखते ही देखते चट्टान के किनारे चिपकते चिपकते सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। अभी तो सोरा को ये बात भी सातरा होता है, अगर ये सभी चीजें एक वीडियो गेम की तरह हुआ और अगर अचानक से कोई एक चीज आके उसे साइड की ओर धकेल दिया तो आखिरकार उसके साथ क्या होगा। इसी डर के साथ सोरा अभी और थोड़ा नीचे की ओर जाता है एंड वो इस वक्त जैसे ही अपनी मुंडी घुमा के नीचे की ओर देखता है, वो देखता है कि ये सभी सीढ़ियां जाके एक दरवाजे के पास खत्म हो रहा है। मतलब सोरा को अभी उसी दरवाजे के अंदर जाना होगा। सीन कुछ देर बाद का होता है। सोरा फाइनली दरवाजे के अंदर आ गया होता है। अपने दोनों हाथों से वो जो गॉब्लिन का वेपन था, इसे हैमर बोलो या हथौड़ी बोलो, जो भी बोलो, इसे कस के पकड़ते हुए सामने की ओर जाने लगता है। थोड़ी देर जाने के बाद सोरा देखता है कि सामने की ओर एक मसाल अचानक से जल उठती है और ये जो मसाल है देख के लग रहा है कि किसी के कबर के ऊपर लगा हुआ है। सोरा इस वक्त स्टोन के पास जाता है, लेकिन इस वक्त सोरा स्टोन के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है उन सभी चीजों को घंटा भी समझ नहीं पाता, क्योंकि उसने आज तक इस तरीके का कैरेक्टर कभी भी नहीं देखा। लेकिन इस वक्त सोरा जैसे ही अपने हाथ को इन सभी लेखन के ऊपर फिरता है, वैसे ही उसे ये सभी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगता है, मानो कि कोई उसके दिमाग में ये सभी चीजें डाल दे रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, अगर किसी को इस अवैस के अंदर से बाहर निकालना है तो उसको यहाँ पे जितने भी फ्रेगमेंट है उन सभी को कलेक्ट करना होगा। सोरा भी अभी इस मैसेज को जानने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सोरा इस वक्त फुल्ली मोटिवेट हो जाता है। उस साइड में जो दरवाजा है उसे ओपन करने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलने लगता है, अगर मैं पिछले वाले मॉन्स्टर की बात बोलूं जिसको कि मैंने पत्थर से मारा था, तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से यहाँ पे पावरफुल मॉन्स्टर होगा। और इतना सोचने के साथ ही सोरा इस वक्त दरवाजे को पूरी तरीके से ओपन कर लेता है। और हाँ, सोरा का ये बस एक वहम होता है कि यहाँ पे पावरफुल मॉन्स्टर नहीं होगा, आगे आके देखो होता है क्या। और यहाँ पे सोरा ने जो दरवाजा ओपन किया होता है वो तो एबैस का सिर्फ फर्स्ट फ्लोर होता है, जो कि 900 स्क्वायर मीटर का होता है। देखते ही देखते सोरा बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ हर एक फ्लोर के मॉन्स्टर को बहुत ही मुश्किल के साथ मारता है। मॉन्स्टर से फ्रेगमेंट को कलेक्ट करता है और एक लेयर से दूसरी लेयर पर जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, एबैस का लेवल जितना भी हाई होते जा रहा है वहाँ पे रहने वाले मॉन्स्टरों का पावर भी उतना ही बढ़ती जा रही है। एंड ऑब्वियसली सोरा भी यहाँ पे पावरफुल बनता जा रहा है। और हाँ, एक और चीज, लेवल के साथ
साथ मॉन्स्टरों की नंबर भी ज्यादा होते जा रहे हैं, जिसके कारण सोरा को भी जो फ्रेगमेंट है उसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत समय बाद का सीन दिखाया जाता है। सोरा इस वक्त फुल्ली मैच्योर हो गया होता है और सही में सोरा भी जिस जगह पे बैठा हुआ है ये किसी भी सिनेरियो से कम नहीं होता है। सोरा अभी हम लोगों को बताता है उस दिन शेल्टर के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हमला किए थे वो सभी 12 लेयर के मॉन्स्टर थे, लेकिन आज सोरा के सामने ये सभी मॉन्स्टर बच्चे से कम नहीं है। सोरा बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ इन सभी मॉन्स्टरों को बहुत ही बुरी तरीके से कुटाई कर देता है। बेचारा सोरा यहाँ पे उसके पास जो बचा कुचा कपड़ा था वो भी चला जाता है। देखते ही देखते इसी तरह दिन बीतते जाता है। सोरा 13 फ्लोर 14 फ्लोर इसी तरह ही 21 फ्लोर तक पहुंच जाता है। सोरा के सामने काउंटलेस डिमन होते हैं और हमें पता चलता है सोरा ने अभी तक जितने भी मॉन्स्टर मारा है वो 500 मिलियन से भी ज्यादा है। और जितना भी फ्लोर इंक्रीज होता जाता है सोरा के लिए जो फ्रेगमेंट है उसे ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता है, मानो कि रेगिस्तान में एक सुई ढूंढने जैसा। कभी कभी तो ये भी होता है कि जो फ्रेगमेंट है उसे काफी सारे मॉन्स्टर ग्रुप बना के प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और तो कभी कभी ये भी होता है मॉन्स्टर गुफा बना के फ्रेगमेंट को गुफा के अंदर कहीं पे छुपा के रखा है। लेकिन इन सभी चीजों से सोरा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बस उसे इतना फर्क पड़ता है कि उसे एक एक मॉन्स्टर को मारने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन फिर भी ज्यादा मॉन्स्टर होने का उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो एक्चुअली में सभी को ही मार गिराता है। देखते ही देखते सोरा एबाइस के 42 लेयर के अंदर आ जाता है और सोरा के सामने अभी कितने सारे मॉन्स्टर है वो तो आप लोग देख ही सकते हो। और हाँ, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है जो कि आप लोग देख के तो बता ही सकते हो, मुझे नहीं बोलना है भाई काउंट करके। और सामने की ओर अभी इतने सारे मॉन्स्टर को देखने के बाद सोरा हंसते हुए और इसके साथ ही खुद भी एक मॉन्स्टर की तरह बिहेवियर करते हुए और इसके साथ ही सभी मॉन्स्टरों की ओर कूदते हुए बोलने लगता है, दिस इज द सीट। बाप रे, कुछ देर बाद तो हम लोग को इस एबाइस के अंदर आसमान में उड़ते हुए बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। और जी हाँ गाइस, इसी जगह पे हम लोग को सोरा को भी देखने के लिए मिलता है। सोरा इस वक्त बोलने लगता है कि पता नहीं मेरे यहाँ पे आए हुए कितने साल हो गए हैं, ना अभी मेरे लिए टाइम मैटर नहीं करता, मुझे किसी भी तरह यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, अर्थ पर वापस जाना होगा। इस वक्त हम लोग को एक बहुत ही बड़ा स्टोन को देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जो टेलीमार्क है उसके माध्यम से सोरा दिनों को काउंट कर रहा होता है। अभी स्टोन के ऊपर सोरा अपने उंगलियों से टेलीमार्क लिख ही रहा था। इसी समय सोरा के पीछे एक बहुत ही बड़ा जाइंट और इसके साथ ही एक फॉक्स जैसा कुछ डीमन को आते हुए दिखाया जाता है। और यहाँ पे सोरा की जो साइज है और इसके साथ ही डीमनों का जो साइज है, इस बात से आप लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हो कि यहाँ के जितने भी डीमंस है वे सभी कितना ज्यादा पावरफुल है। देखते ही देखते अभी ये पिगी सा डीमंस और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से सोरा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। सोरा भी समझ जाता है, लेकिन यहाँ पे सोरा थोड़ा सा भी जल्दीबाजी नहीं करता, मानो कि उसे थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा हो। सोरा इस वक्त बहुत ही आसानी के साथ और तोड़ पलक झपकते ही जो पीगी डीमन था उसके छाती के आर पार हो जाता है और इसके साथ ही जो फॉक्स जैसा डीमन आया था उसके सिर को तो अपने एक ही हाथों से खोल लेता है। मतलब यहाँ पे खोलने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्नैच करके लेके आता है। और हाँ, स्क्रीन पे तो देख ही रहे हो और ज्यादा क्या है एक्सप्लेन करूँ, आप लोग खुद ही समझ सकते होंगे। तो यार देखो गाइस, मुझे माफ करना, जो चट्टान था ना जिसके ऊपर उंगलियों से टेलीमार्क क्लिक रहा था वो दिन गिनने के लिए नहीं, वो मॉन्स्टर को गिन रहा था। मतलब आखिरकार सोरा ने यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टरों को मारा वो गिनने के लिए। सोरा यहाँ पे एक एक मॉन्स्टरों को मारता और उंगलियों से एक एक ताक लगाता, तो आप लोग समझ ही सकते होंगे। और सोरा के हिसाब से अभी एक ही मॉन्स्टर बचता है और लास्ट मॉन्स्टर मतलब उसके पास ही फ्रेगमेंट होगा और उसी फ्रेगमेंट से सोरा जो नेक्स्ट लेयर है वहाँ पे जा सकेगा। सोरा अभी अपनी उंगलियों से टेलीमार्क लिख ही रहा था। इसी समय जो चट्टान था वो अचानक से टूट जाता है। सोरा के सामने इस वक्त हम लोग को बहुत ही बड़ा सेंटीपीड दिखाया जाता है और ये जो सेंटीपीड है ये देखने में थोड़ा वन पंच मैन आप लोगों ने तो देखा ही होगा। वहाँ पे जो सेंटीपीड दिखाया गया था जो बार बार रीजेनरेटिव हो जाता है, थोड़ा उसकी तरह ही लग रहा होता है। और जैसा कि यही आखिरी वाला मॉन्स्टर है और इसके पास ही है फ्रेगमेंट, तो सोरा इस वक्त सेंटीपीड को देखने के बाद बोलने लगता है कि बढ़िया किया, बढ़िया एंट्री मारा। आगे से सेंटीपीड अपने स्पाइक से सोरा के बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन इस वक्त सेंटीपीड सोरा के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले सोरा यहाँ पे लाइट की स्पीड से बहुत ही फास्ट जंप लगा देता है सेंटीपीड के ऊपर। सोरा इस वक्त अपने पंजों में थोड़ा सा एनर्जी इकट्ठा करता है और देखते ही देखते अपने पंजों से सेंटीपीड के ऊपर बहुत ही पावरफुल एक स्ट्राइक मार देता है और यहाँ पे सोरा के एक ही स्ट्राइक में सेंटीपीड मारा जाता है। सोरा भी समझ जाता है इस सेंटीपीड के पास फ्रेगमेंट नहीं है, तो इस समय सोरा आसमान की ओर देखते हुए बहुत ही जोर से घूंघराता है और जो की है उसे बाहर आने के लिए बोलता है। यहाँ पे सोरा का एक आने के साथ ही आसमान की ओर मतलब बहुत ही ऊंचाइयों में हम लोग को बहुत सारे ड्रैगनों को उड़ते हुए दिखाए जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है
है इस वक्त हम लोगों को अर्थ के सीन को दिखाया जाता है। नैरेटर हम लोगों को बताने लगता है कि हमारी इस दुनिया में अचानक से बड़े बड़े 20 टावर अपेयर हुए और इंसान इन सभी चीजों को समझ पाता उससे पहले टावरों के अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर बाहर की ओर आने लगे जो कि इंसानी जाति को लगभग खत्म ही कर दिए। ज्यादातर इंसान अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाए, इन्हीं मॉन्स्टरों के हाथ मारा गए और बचे कुचे जितने भी इंसान थे उन सभी के अंदर एक सिस्टम आने लगे, मतलब अवेकनिंग सिस्टम। और जिस चीज के पास इस सिस्टम आए वह सभी बेहद ताकत का मालिक बने। धीरे धीरे कर ह्यूमन सोसाइटी रिबिल्ड हुआ और तो और जो लोग अवेकनिंग हुए थे वह सभी मिलकर हंटर गिल्ड बनाए। नैरेटर के इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोगों को एबाइस के अंदर एक डिमैन फॉक्स को किसी एक चीज से डरते हुए भागते हुए दिखाया जाता है, लेकिन इस वक्त कैमरा एंगल जैसे ही इसके पीछे की ओर जाता है हम लोग को दिखाया जाता है इसके पीछे तो और कोई नहीं अपना सोरा ही होता है जो कि इसे पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है। लेकिन अचानक से सोरा रुक जाता है क्योंकि सामने की ओर हम लोग को वही डिमैन फॉक्स को दिखाया जाता है। बेसिकली इस वक्त आसमान से एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन हो जाता है जहाँ से बहुत सारे चेन नीचे की ओर आके डिमैन फॉक्स को खींच के ऊपर की ओर लेके जाने लगता है। सोरा बेचारा अभी इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और तो और इस वक्त सोरा को आसमान में जो पोर्टल बना है उसके अंदर से ह्यूमन लैंग्वेज सुनाई देती है। सोरा भी अभी समझ जाता है आसमान में ये जो पोर्टल बना है यही एग्जिट गेट है, मतलब इसी के अंदर से ही सोरा दोबारा से अर्थ पर वापस जा सकता है। तो पोर्टल अभी बंद हो जाता उससे पहले सोरा जल्दी जल्दी से ऊपर की ओर जंप लगाने के लिए स्टैंड लेता है और देखते ही देखते बिजली की रफ्तार से ऊपर की ओर कस के जंप लगा देता है। इसी समय सोरा के सामने वार्निंग जैसा कुछ नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है जहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ होता है ये जो सामनिंग है ना इसके अंदर से 2 लिविंग बींग एक साथ नहीं जा सकते, लेकिन पापा जी का ठुल्लू सोरा को इन सभी चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त ऊपर की ओर बिना किसी रोक टोक के जाने लगता है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी चेने हैं वे सभी सोरा को रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन हम लोग को तो पता ही है कि सोरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो उसके ऊपर ये सभी चीजें काम नहीं करता। सीन अभी दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को कुछ समय पहले इस सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है तो एक्चुअली में जो पोर्टल ओपन हुआ था इस वक्त उसी के ही कारण को दिखाया जाएगा। तो होता है ऐसा, इस वक्त हम लोग को एक लड़की को जो कि होता है एक मिच उसको किसी चीज से डरते हुए दौड़ते हुए दिखाई जाती है। और हाँ यहाँ पे एक और छोटी सी जानकारी दी गई है कि ये जो लड़की है इसका लेवल होता है 19। लड़की अभी दौड़ ही रही थी, इसी समय दुर्भाग्य से इसका जो पैर है वो नीचे की ओर बेलों से लग जाता है जिसके कारण लड़की अभी लुढ़कते हुए सामने की ओर गिर जाती है। गिरने के कारण अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबराने लगती है, अपने मन में ही बोलती है मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। कैमरा एंगल अभी जैसे ही पीछे की ओर जाता है तो इस वक्त हम लोगों को और भी ओएकानोरो को देखने के लिए मिलते हैं जो लोग इस लड़की की पीछा करते करते यहाँ पे आ गए होते हैं और जो बेल लड़की के पैरों में लगी थी जिसके कारण लड़की यहाँ पे गिरी थी वो तो इन सभी ओएकानोरो के अंदर से एक जन का स्किल होता है। इन सभी ओएकानोरो के अंदर से अभी एक शॉर्टमैन जो कि लड़की से बोलने लगता है कि जल्दी से वो चीज हम लोगों के हवाले कर दो नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा भी मार्सी नहीं करेंगे। अभी शॉर्टमैन की इस बात को सुनने के बाद साइड वाली लड़की बोलने लगती है कि उसे मार मत देना। वे लोगों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद अभी जो लड़की नीचे की ओर गिरी थी वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि तुम लोगों को तो पता ही है ना हंटर आपस में फाइट नहीं कर सकते, ये रूल के पूरी तरीके से खिलाफ है। लड़की की इस बात को सुनने के बाद अभी हम लोग को वही शॉर्टमैन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने जीप को चुपा चुप की तरह लप लपाते हुए बोलता है रूल, और इसके इरादे मुझे यहाँ पे कुछ नेक नहीं लग रहा होता है। शॉर्टमैन अभी अपने शॉर्ट को लड़की के चेहरे के सामने बहुत ही जोर से जमीन के अंदर घुसा देता है। लड़की भी डर जाती है। शॉर्टमैन अभी लड़की से बोलने लगता है कि रूल, यहाँ का रूल मैं तैयार करता हूँ, तुम्हारे पास वो जो स्क्रोल है वो तुम हमें दे दो, शायद से मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। शॉर्टमैन की इस बात को सुनने के बाद अभी ये लड़की अपने हाथ में किसी एक स्क्रोल को पकड़ते हुए धीरे धीरे करके उठने लगती है। इस चीज को देखने के बाद साइड में जो एक और लड़की खड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है, बोलने लगती है कि ये फोर्सफुली यहाँ पे एक सामोनिंग करने वाली है। लड़की के मुंह से इस बात को जानने के बाद शॉर्टमैन को आ जाता है गुस्सा। शॉर्टमैन गाली देते हुए अपने शॉट के माध्यम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक शॉट स्लैश लड़की के ऊपर दे मारता है, लेकिन इस बात सामने की ओर जैसे ही धूल थोड़ा सा हटता है शॉर्टमैन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लड़की अपने आप को बचाने के लिए एक टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सामने की ओर आ जाती है और उसके हाथ में जो स्क्रोल है उसे यूज करते हुए अभी इन लोगों से बोलने लगती है कि वैसे भी मैं तो यहाँ पे मारा ही जाने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे साथ तुम लोगों को भी लेके चलूं। लड़की की इस बात को सुनने के बाद और इस तरीके से किसी एक फोर्सफुली शामुन को काटते हुए देखने के बाद शॉर्टमैन और शॉर्टमैन के पीछे जो लड़की खड़ी हुई है वे दोनों ही पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं। एक्चुअली सरप्राइज तो दूर की बात, डरने लगते हैं। शॉर्टमैन लड़की को रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन ये सब कुछ करने का और टाइम नहीं बचता। लड़की यहाँ पे अपना जो फोर्सफुल सामोनिंग है उसे एक्टिवेट कर लेता है जिसके कारण आसमान की ओर एक पोर्टल जैसा ओपन हो जाता है। पोर्टल के अंदर से
से बिजलियां एकदम सीधा लड़के के हाथ में आने लगती है। शॉर्टमैन एंड फुल लड़की अभी रुक जाते हैं। लड़की से शॉर्टमैन बोलने लगता है कि देखो कितना ज्यादा पावरफुल एक फोर्स, लगता है चीजें हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाली है। शॉर्टमैन की इतना बोलने के साथ ही अभी हम लोग को दोबारा से सामने की ओर दिखा जाता है, जहाँ पे आसमान की ओर से अभी भी बहुत ही तेज पावरफुल बिजली स्ट्राइक नीचे की ओर आ रही होती है। कुछ देर बाद यहाँ पर बिस्ट भी आ जाता है। बिस्ट को देखने के बाद वह सब भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो बिस्ट है ये एक 3 लेवल का बिस्ट होता है। शॉर्टमैन अभी जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगता है कि क्या इतना सब कुछ तामझाम सिर्फ एक 3 लेवल बिस्ट के लिए। अभी तो एक जन साइड से बिस्ट की ओर एक हड्डी को फेंक के मारता है और बोलता है आलू लुलू इसे खाओ इसे खाओ, सो क्यूट। सीन अभी उसी लड़की की ओर ही जाती है, जहाँ पे वो इस बिस्ट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा नाखुश हो जाती है। बोलने लगती है आखिरकार क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होना था, और क्या मैं इसी समनिंग स्क्रॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने जान की बाजी यहाँ पे लगा रहा था। लड़की इन सभी बातों को उदास होते हुए बोली रही थी। इसी समय बिस्ट की बॉडी के अंदर से एक हाथ बिस्ट के बॉडी को चीरता हुआ बाहर की ओर आता है, और देखते ही देखते बिस्ट की बॉडी को फोड़ते हुए अंदर से निकलता है हम लोग का एमसी मतलब सोडा। मतलब सही बोल रहे हो, अगर ये वाली मानवा कभी एनिमेशन में कन्वर्ट हुआ ना तो इस सीन को देखने में एकदम मजा सा आ जाएगा। तो अचानक से बिस्ट के बॉडी के अंदर से सोडा को इस तरीके से बाहर आता हुआ देखने के बाद यहाँ पर जितने भी अवेकनर थे ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। अभी तो जो लड़की ये सामोनिंग की थी वो भी यहाँ पे सोडा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और हाँ, घबराएगा भी क्यों नहीं, आप लोग सोडा की जो हालत है वो तो देख ही सकते हो। मतलब किसी एक जंगली से थोड़ा सा भी कम नहीं लग रहा होता है, ऊपर से डीमन जैसा लुक और तो और पूरी बॉडी में गहरे गहरे काट मार्क्स। सोडा इस वक्त बाहर आने के बाद एक पागल कुत्ते की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि फाइनली मैं उस जगह से बाहर आ पाया। सोडा इस समय पागल कुत्ते की तरह जोर जोर से हंसते हुए इन सभी बातों को बोल ही रहा था, लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है बस सोडा की जो हंसी है उसकी वजह से ही उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेशर बाहर की ओर रिलीज होने लगता है, और इस चीज के कारण यहाँ पे जितने भी अवेकनर है उन सभी को ही बहुत ही ज्यादा तकलीफें होने लगते हैं। शॉर्टमैन जो कि 2 मिनट पहले बहुत ही ज्यादा उछल रहा था वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है इसकी हंसी, बस इसके कारण ही मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, मानो कि मेरी बॉडी यहीं पे जम चुका है। और साइड वाले की हालत तो पूछो ही मत, उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। वो तो इस वक्त सिर्फ एक ही क्वेश्चन करती है, आखिरकार ये लौंडा है कौन। लड़की इतना बोल ही रही थी, इसी समय सोडा की नजर इसी लड़की की ओर आता है, तो सोडा इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ इसी लड़की की ओर आ जाता है। अभी तो ये लड़की भी सोडा को अपने सामने देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। सोडा जो कि इस वक्त एक डिफिल जैसा लुक दे रहा होता है, और देखते ही देखते लड़की को अपने दोनों हाथों से पकड़ भी लेता है, और इसके साथ ही लड़की से क्वेश्चन करने लगता है कि हे जल्दी बताओ क्या ये अर्थ है। तो लड़की अभी डरते हुए आगे से बोलती है ऑफ कोर्स ये अर्थ ही है। लड़के की इस बात को सुनने के बाद सोडा और भी ज्यादा खुश हो जाता है, और इसके साथ ही ये भी पूछने लगता है आखिरकार तुम लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, क्या कोई कॉस्प्ले चल रहा है। सोडा अभी इन सभी बातों को पूछ ही रहा था। इसी समय हम लोग को शॉर्टमैन को दिखाया जाता है, जो कि उसके पीछे एक और जो लौंडा है उसको इशारों में कुछ बोलता है, जिसके कारण अभी देखते ही देखते ये दोनों लौंडा अपने अपने हथियारों के साथ बहुत ही तेजी से सोडा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है वो तो इन लोग की होश पूरी तरीके से उड़ा ही देता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जैसे ही पीछे से सोडा की बॉडी के ऊपर अपने अपने वेपनों से अटैक करते हैं, बेसिकली शॉट से इन लोग की शॉट तुरंत ही टूट जाते हैं। बेसिकली सोडा को यहाँ पे एक भी खरोच नहीं आता है, लेकिन इन सभी हरकतों से सोडा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अभी हम लोगों को उसी शॉर्टमैन को दिखाया जाता है, जो कि सोडा को कुछ ना होता हुआ देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबराते हुए सोडा से बोलने लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन अभी इस शॉर्टमैन यहाँ से भाग पाता या फिर और कुछ कर पाता। हम लोग को सोडा को दिखाया जाता है, जो कि अपने एक ही हाथों से शॉर्टमैन के गले को कस के पकड़ लेता है और उसे हवा में उठा लेता है, और तो और शॉर्टमैन से उसका जो नंबर है उसे दिखाने के लिए बोलने लगता है। बेचारा शॉर्टमैन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, और तो नंबर के बारे में सुनने के बाद गुंगराते हुए सोडा से पूछने लगता है नंबर, आखिरकार तुम किस बारे में बातें कर रहे हो। शॉर्टमैन की इस बात को सुनने के बाद सोडा को भी अभी समझ में नहीं आता कि आखिरकार नंबर, इन लोगों के पास नंबर क्यों नहीं है। तो इस समय सोडा शॉर्टमैन को यहाँ पे छोड़ देता है, और यहाँ पे शॉर्टमैन की जो हालत है वो तो आप लोग उसके पैंट को देख के अंदाजा लगा ही सकते हो। बेचारा यहाँ पे तो डर के मारे मुंह दिया है, और कुछ देर पहले क्या बोल रहा था, यहाँ के रूल मैं सेट करता हूँ। मतलब कैसा चोमू लौंडा है रे यार, अपने से ताकत पर किसी से लड़ने की थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है। तो जो है सो है। एमसी मतलब सोडा अभी समझ जाता है कि ये लोग उतना भी
ज्यादा ताकतवर नहीं है, मतलब एकदम कचरे के बराबर। तो इस समय सोरा इन लोगों से बोलता है जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। और हाँ, एक कहावत है ना, जी फाटी तो फटी लेकिन नवा भी ना घटी। सीन अभी ऐसा ही होता है। ये लोग यहाँ से भागने तो लगता है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अभी शॉर्टमैन चिल्लाते हुए सोरा से ये बोलता है कि मैं आज जो कुछ भी हुआ है इस बात को हमेशा याद रखूंगा। देखो यार, कीड़े मकोड़े कर भी कह सकते हैं। सीन अभी सोरा की ओर आता है। सोरा के पीछे हम लोग को उसी लड़की को दिखाई जाती है जो कि सोरा को यहाँ पे सामान करके लेके आई थी। वो इस वक्त सोरा के बैक साइड में, मतलब पूरी बॉडी में इस तरीके का काट मार्क्स दिखने के बाद पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाती है। लड़की अभी अपने मन में ही सोचने लगती है, क्या ये अवैस के अंदर से कोई मॉन्स्टर है जिसको कि मैंने उस स्क्रॉल के माध्यम से यहाँ पे सामान कर लिया। लड़की अभी इतना सब कुछ सोच ही रही थी। इसी समय सोरा लड़की से पूछने लगता है कि हे, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस दुनिया में टावर कितने साल पहले अपीयर हुए थे। सोरा की इस क्वेश्चन को सुनने के बाद लड़की अभी घबराते हुए सोरा से रिप्लाई देती है कि आज से लगभग 5 साल पहले। तो आगे से सोरा दोबारा से क्वेश्चन करने लगता है कि क्या ये सच में ही अर्थ है, और तुम लोग यहाँ पे किस स्क्रॉल के बारे में बातें कर रहे थे। तो लड़की अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सोरा से बोलने लगती है कि जब से टावर हमारी दुनिया में अपीयर हुए हैं उसके बाद से ही इंसानों के लिए एक सिस्टम अपीयर हुए, और उसके बाद से ही 5 सालों में दुनिया बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। और इसके साथ ही अभी तो ये लड़की इस सिटी के बारे में भी बताता है। इस सिटी के बारे में सुनने के बाद अभी सोरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो इस वक्त अपने मन में ही सोचता है कि इस सिटी, ये तो वही सिटी है जहाँ पे मैं जन्म लिया था। और इतना सोचने के साथ ही सोरा इस वक्त लड़की को कस के पकड़ लेता है और इसके साथ ही उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस सिटी की हालत कैसी है। तो लड़की अभी आगे से रिप्लाई देती है, इस सिटी वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन इस सिटी के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजा गया था। शायद से वो लोग इस सिटी में जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी को मार गिराया। लड़की की इस बात को सुनने के बाद सोरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए लड़की से पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार मैं इस सिटी में कैसे जाऊँ। तो इसमें लड़की अपनी उंगलियों से पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलने लगती है, तुम उस तरफ जाओ। लड़की जैसे ही इस बात को बोलती है सोरा भी तुरंत ही यहाँ से गायब हो जाता है। लड़की इस वक्त पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और इसके साथ ही सोरा की ओर ही देखते हुए बोलने लगती है कि क्या वो इस सिटी में अकेला ही जाएगा। अभी तो ये लड़की अपनी जगह पे खड़े खड़े अपने मन में ही बोलने लगती है, सच में एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे अपीयर हुए हैं, तो मुझे जल्दी से इन सभी चीजों के बारे में मेरी सिस्टर को बताना होगा। लड़की की इतना सोचने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। कुछ देर बाद हम लोगों को सिटी के अंदर वही शॉर्टमैन और उसके जितने भी साथी थे जो जंगलों के अंदर मिले थे उन लोगों को दिखाए जाते हैं, जो लोग एक दूसरे को सहारा देते हुए और सोरा को गाली देते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन इसी समय इन लोगों के सामने कोई एक पर्सन आके लैंड करता है और देख के तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, क्योंकि इसकी बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तो ये जो पर्सन है इसके नाम के बारे में तो हम लोगों को अभी तक नहीं बताया गया, शायद से बाद में पता चलेगा। सो जो है सो है। अभी ये पर्सन इन लोगों से बोलने लगता है कि तुम लोगों के पास से उसकी प्रेजेंस मैं महसूस कर पा रहा हूँ और यहाँ के सोरा की ही बात बोल रहा है। ये इतना बोलने के साथ ही अभी ये पर्सन अपना एनॉर्मस ऑरा रिलीज करते हुए इन लोगों से बस एक ही बात बोलता है, मैं तुम लोगों को 3 सेकंड का समय देता हूँ, जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार वो कहाँ है। इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा को देखने के बाद इन लोग की हालत और भी ज्यादा चुमू जैसा हो जाता है। फट के 64 हो जाती है, सॉरी इस बार शायद से फट के 128 हो जाती है। शॉर्टमैन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, बस एक ही बात बोलता है, क्या तुम हम लोगों के साथ मजाक किए जा रहे हो। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है शॉर्टमैन की ये बोलने के साथ ही अगले ही पल वो पर्सन इन लोग को बीच में से ही 2 टुकड़ों में भाग कर देता है और जाते जाते बस एक ही बात बोलता है, टाइम्स अप। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को टाइगर रोअर गिल्ड के बिल्डिंग को दिखाई जाती है और इसी बिल्डिंग के अंदर इस वक्त हम लोग को एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त किसी से ये बोल रही होती है। वो 4 लोग जो उस स्क्रोल को लेने के लिए गए थे उन लोग की और कोई लाइफ फॉर्म शो नहीं हो रही है और तो और वो जो स्क्रोल है वो भी अननोन है। यहाँ पे लड़की की इस बात को सुनने के बाद सामने कर हम लोग को एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त गुस्से के मारे अपने हाथ में जो वाइन की ग्लास है उसे तोड़ते हुए बोलने लगता है कि सभी के सभी कचरे हैं, तुमने जिन लोगों को रेकमेंड किया था वे सभी मिलकर एक 19 लेवल के सामुनर को भी हरा नहीं पाए और तो और उन लोगों की सिग्नल भी एक ही टाइम पे गायब हो गया। तो इसका मतलब यही होता है कि उन लोगों को किसी ने एक ही हिट में मार दिया। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोग को जो पर्सन दिख रहा है इनका नाम होता है मुकाई और लेवल होता है 118 एंड हाँ पेशा से होता है स्ट्रॉन्ग प्रिस्ट। मुकाई इस वक्त उसकी सेक्रेटरी मतलब उसी लड़की से बोलने लगता है कि जल्दी से पता लगाओ किसने उन 4 को मारा एंड हाँ सोनोजाकी को कैप्चर करो। और यहाँ पे जो सोनोजाकी नाम है ये असली में कौन है इसके बारे में तो यहाँ पे नहीं बताया गया, मैं बस इतना अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद से वही सामुनार लड़की होगी। मुकाई इस वक्त बिल्डिंग के खिड़की के पास जाता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि मैं उसे जरूर
जरूर मार दूंगा जिन्होंने की मेरे लोगों के ऊपर हाथ उठाया। मुकाई अभी इतना बोल ही रहा था। इस समय मुकाई के सामने से सोरा बहुत ही स्पीड के साथ पास हो जाता है और अचानक से किसी एक अनजान पर्सन को यहाँ पे देखने के बाद मुकाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपने मन में ही बोलने लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड स्मेल, आखिरकार ये पर्सन है कौन। इतना बोलने के साथ ही इस समय मुकाई अपने गिल्ड के जितने भी सर्चर्स पार्टी है उन सभी को वापस आने के लिए बोल देता है। मुकाई की ये बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को दोबारा से सोरा को दिखाया जाता है जो कि इस समय उड़ते उड़ते इस सिटी की ओर ही जा रहा होता है। सोरा इस वक्त इस सिटी के अंदर आने के बाद एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर आके बैठ जाता है और सामने की ओर देखते हुए बोलने लगता है कि मैं पिछले 5 सालों से एबाइस के अंदर फंसा था और देखो इन 5 सालों में ये जो इस सिटी है ये पूरी तरीके से नरक बन चुका है। सोरा इस वक्त अपने मन में ही इन 5 सालों में एबाइस के अंदर क्या क्या है उन सभी चीजों के बारे में सोचने लगता है। सोरा किस तरीके से एक कमजोर से एक पावरफुल पर्सन बना उसके बारे में भी सोचने लगता है और तोड़ भूख लगने पर वो किस तरीके से मॉन्स्टरों को मार के उनके मांस खाता था उसके बारे में भी सोचने लगता है। और सोरा वो सब कुछ सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचते हुए करता था कि उसे सरवाइव करना होगा। सोरा को उस समय जो सभी मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगता था, इस वक्त वो सभी मॉन्स्टर सोरा के लिए किसी एक मक्खी से थोड़ा सा भी कम नहीं है। और हाँ, अभी दिखाया भी जाता है कि एक मॉन्स्टर सोरा की ओर उड़ते हुए आ रहा होता है, लेकिन सोरा बहुत ही जोरदार एक छलांग लगा के मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी के साथ मार गिराती है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को इस सिटी के और भी अंदर के सीन को दिखाया जाता है। बेसिकली इस वक्त हम लोगों को उसी बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले सोरा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। अभी सोरा इसी बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है। अभी अपार्टमेंट पर आने के बाद सोरा अभी जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है तो जो दरवाजा है ना वो ओपन नहीं होता बल्कि टूट के बाहर ही आ जाता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए सोरा अभी अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। अपार्टमेंट के अंदर उसे उसकी माँ ने उसके भाई के लिए जो चिट्ठी लिखा था वो साइड में जो टेबल है उसके ऊपर पड़ी हुई दिखाई देती है। सोरा अभी चिट्ठी को लेके पढ़ने लगता है। चिट्ठी को पढ़ने के बाद सोरा इस वक्त फुट फुट के रोने लगता है क्योंकि चिट्ठी के अंदर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि सोरा जब गायब हो गया था उस ट्रक से गिरने के बाद, तब उसकी मम्मी पापा दोबारा से यहाँ पे आए थे अपनी जान की बाजी लगा के, और उन लोगों को ये पूरी तरीके से यकीन था कि कभी न कभी सोरा वापस से यहाँ पे आएगा। तो इसी कारण ही उन लोगों ने इस चिट्ठी को यहाँ पे लिख के रखा होता है। और हाँ, उसकी मम्मी पापा इतना ही नहीं करता, सोरा के लिए वे लोग अलमीरा के अंदर बहुत सारे फ्रेश कपड़े भी रखे थे जो कि सोरा इस वक्त ओपन करके भी देखता है। और तब वे लोग सोरा के लिए जो शेल्टर 6 है जहाँ पे बेसिकली वे लोग है उसी जगह का एक मैप भी रखा होता है जिसको कि देख के मेक श्योर सोरा मम्मी पापा के पास वापस आ पाए। सोरा को अभी ड्रॉयर के अंदर से और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं जैसे कि एक नाइफ और तब उसकी ही एक फैमिली ग्रुप फोटो जो कि देखने के बाद सोरा इस समय बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। यहाँ पे सोरा के लिए अलमीरा के अंदर जो ड्रेस पड़ा हुआ था उसे तो सोरा पहन ही लेता है, ऊपर से उसको जो यहाँ पे नाइफ मिला था उसके माध्यम से अपने बड़े बड़े बालों को काट भी लेता है। और हाँ, यहाँ पे बालों को काटने के बाद और ड्रेस को पहनने के बाद सोरा का लुक कुछ ऐसा हो जाता है जो कि सोलो लेवलिंग के जिन्बू की तरह लग रहा होता है। और देखते ही देखते अपना सस्ता वाला जिन्बू मतलब सोरा घर से बाहर आ जाता है, जिस तरफ शेल्टर 6 से उसी और ही देखने लगता है। एंड हाँ, होना है क्या, दोबारा से छलांग लगाते लगाते सामने की ओर जाने लगता है। एंड हाँ, चैप्टर ज्यादा बोरिंग न हो जाए इसी कारण यहाँ पे दोबारा से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसको कि सोरा अपने सिर्फ पंचों से ही 2 हिस्सों में भाग कर देता है। तो इसी तरीके से ही सामने की ओर जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं उन सभी को ही बीच में से भाग करते करते और तो और छलांग लगाते लगाते सोरा इस वक्त सामने की ओर जा रहे होते हैं। सीन अभी साइड की ओर जाता है। इस वक्त हम लोग को बिल्डिंग के ऊपर 2 लौंडे को दिखाया जाता है जिनमें से अभी जिसके हाथ में एक मांग है जो कि चाय या दारू पी रहा है, वो अभी बोलने लगता है कि हे, क्या तुमने अभी वो तेज साउंड सुना? तो साइड वाला बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना, शायद से तुम्हें वहम हो गया है। वे दोनों अभी आपस में ही इस तरीके से ड्रिंक करते करते बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय सोरा इन लोग के सामने से फ्लैश के चाचा की तरह बहुत ही स्पीड से चले जाता है। वे लोग को समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ से क्या गुजरा है। इस समय पीछे से इन लोगों का ही एक और साथी आ जाता है जो कि इस वक्त बोलता है कि मेरे पास कैमरा में वो कैप्चर हुआ। तो इस समय वे लोग कैमरे की फुटेज में जैसे ही देखता है तो इन लोगों को अभी स्क्रीन पर सोरा को दिखाई देता है। सीन चेंज हो जाता है। हम लोग अभी इसी एस सिटी के अंदर ही किसी एक जगह पर एक लड़की को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है कि नहीं नहीं, तुम लोग मेरे पास मत आओ। और हाँ, यहाँ पे मैं जैसे ही कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर करूँ तो आप लोग आसमान की ओर सोरा को तो देख ही रहे होंगे, मतलब समझ ही रहे होंगे ना। तो यहाँ पे दोबारा से फाइट सीन होने वाला है। अभी जैसे हम लोग को दोबारा
दोबारा से नीचे की ओर का सीन दिखाया जाता है तो हम लोग को दिखाया जाता है जो लड़की यहाँ पे चिल्ला रही थी मेरे पास मत आओ, उसके सामने 2-3 लौंडे होते हैं। एंड हाँ, आप लोगों को तो पता चली क्या होगा कि एक अबला नारी के साथ अभी ये लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश करेंगे। एंड किस्मत देखो यहाँ पे सोरा का, बेसिकली जो लड़का यहाँ पे लड़की के पास आया होता है वो और कोई नहीं, वो तो कागाबाई होता है जिसने की सोरा को उस वक्त ट्रक से धक्का मार के बाहर फेंक दिया था। तो कागाबा अभी यहाँ पे लड़की के साथ कुछ घुसम घू कर पाता उससे पहले यहाँ पे सोरा आ जाता है और बोलने लगता है कि कुछ चीजें कभी भी चेंज नहीं होती और तो तुम तो हो ही एक कचरा। सोरा को यहाँ पे देखने के बाद कागाबा सोरा से पूछने लगता है कि हे आखिरकार तू कौन है और इन सभी चीजों में माता, नहीं तो तू यहाँ से बच नहीं पाएगा। इतना बोलने के साथ ही कागाबा अपने जितने भी साथी थे उन सभी से बोलता है जा उसे मार दे। कागाबा की इस बात को सुनने के बाद आगे से दो लौंडा अपने अपने हथियारों को लेके सोरा के और ही भाग के जाने लगते हैं सोरा को पिस पिस करके काटने के लिए। लेकिन अभी इन दोनों में से जैसे ही एक सोरा के करीब जाता है तो आगे से सोरा उसे सिर्फ एक ही थप्पड़ मारता है और यहाँ पे सोरा के एक ही थप्पड़ में वो लौंडा यहीं पे मारा जाता है। अभी बारी होता है दूसरे लौंडे का जो कि इस वक्त अपने शॉट से सोरा के ऊपर अटैक तो करता है लेकिन इन सभी का कोई फायदा नहीं होता। सोरा उसके हाथ को पकड़ता है और इसके साथ ही उसके चेहरे पे अपने घुटनों से बहुत ही जोरदार एक बार कर देता है और देखते ही देखते ये लौंडा भी यहीं पे खल्लास हो जाता है। आपने दोनों लौंडे को इस तरीके से मारा जाते हुए देखने के बाद इस समय कागाबा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने शॉट को पकड़ते हुए सोरा से बोलने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैं टाइगर रॉड किल से हूँ। अगर तुम यहाँ पे मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर गए तो गिल्ड वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कागाबा की इस बात को सुनने के बाद सोरा आगे से अपने चेहरे को अच्छी तरीके से कागाबा को दिखाते हुए उसे बोलने लगता है कागाबा तुमने 5 साल पहले जिस लौंडे को मारे थे क्या तुम उसके चेहरे को भूल गए हो? सोरा की इस बात को सुनने के बाद और तो और सोरा के चेहरे को देखने के बाद कागाबा को भी समझ में आ जाता है कि सामने की ओर कौन है। कागाबा अभी बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, कपकपाते हुई आवाज में बोलने लगता है ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, तुम सोरा हो। और इतना बोलने के साथ ही कागाबा अभी यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन अभी बेचारा कागाबा वो अभी भाग के जाएगा कहा। कागाबा जो कि इस वक्त और भी ज्यादा डर जाता है सोरा को अपने और भी ज्यादा करीब देखने के बाद घबराते हुए सोरा से बोलने लगता है कि मेरे करीब मत आना, तुम दूर रहो मेरे से। सोरा जो कि इस वक्त थोड़ा सा मुस्कुराता है अपने हाथ को आगे की ओर करता है और देखते ही देखते कागाबा के गले को कस के पकड़ लेता है, उसे हवा में उठा लेता है। सोरा इस वक्त कागाबा से बोलने लगता है मैं नरक के दरवाजे को खटखटा के आया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, तो अब तुम्हारी बारी है वहाँ पे जाने की। अभी इतना बोलने के साथ ही सोरा अपना जो ग्रिप है उसे और भी ज्यादा कस लेता है। सोरा की जो उंगली है वो कागाबा के गर्दन के अंदर घुसने लगता है। कागाबा जिसका की हालत अभी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी और यहाँ पे सोरा की बॉडी के अंदर उसे अपनी मौत दिखाई देने लगती है। इसी वक्त सीन तो बड़ा से चेंज हो जाता है। हम लोग को सोरा के पास्ट के कुछ सीनों को दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्कूल के अंदर कागाबा सोरा को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहे होते हैं, सोरा को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और इसी तरह ऐसा भी कोई दिन नहीं था कि कागाबा सोरा को बुली ना करता हो। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है। इन सभी बातों को सोचने के बाद ही सोरा अपनी ग्रिप को और भी ज्यादा तेज कर लेता है लेकिन यहाँ पर सोरा गले को दबा के कागाबा को मार डालता। उससे पहले उसे कुछ याद आता है तो इस वक्त सोरा कागाबा को छोड़ देता है। कागाबा जो कि इस वक्त अपने गले को पकड़ के जोर जोर से खांस रहा होता है। दूसरी ओर सोरा जो कि इस वक्त अपने सिर को पकड़ते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसकी तरह बिहेवियर नहीं कर सकता, नहीं तो हम दोनों के अंदर डिफरेंस क्या रहेगा। लेकिन इस वक्त सोरा अपने मन में ये भी सोचता है अगर कागाबा की तरह कोई एक स्काम इस दुनिया में जिंदा रहे तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग मारा जाएंगे। इतना सोचने के साथ ही अभी सोरा कागाबा से बोलने लगता है कागाबा तूने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की लेकिन तू फेल हो गया, तो इसी कारण ही मैं भी तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकता। बेचारा कागाबा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सोरा से पूछने लगता है आखिरकार तेरा प्लान क्या है और यहाँ पे तू मेरे साथ करना क्या चाहता है। तो इस समय सोरा कागाबा से बोलने लगता है कि स्कूल के अंदर पूरे 2 साल तूने मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से नरक बना के रखा था, तो उसके लिए एक पंच, और तो और तू जो कमजोर है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता है, उसके लिए भी एक पंच। एंड लास्ट तूने मुझे मारने की कोशिश की, उस दिन ट्रक से बाहर फेंक दिया था, उसके लिए 2 पंच। तो कुल मिला के तुझे मेरे 4 पंच सहना होगा। सोरा से 4 पंच खाने वाली ये जो बात है इसे सुनने के बाद इस समय कागाबा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। सोरा से विनती करने लगता है कि वो उसे माफ कर दे और इसके साथ ही ये भी बोलने लगता है सोरा की कंडीशन अभी
जो है उस हिसाब से अगर वो उसे पंच मारेगा तो वो यहीं पे मारा जाएगा। लेकिन इस समय सोरा आगे से कागाबा की कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपनी ओर खींच के लेके आता है और अपने पंच को रेडी कर लेता है और इसके साथ ही कागाबा से बोलता है कि ज्यादा चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर इजी जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही इस वक्त बहुत ही जोरदार एक पंच कागाबा के चेहरे के ऊपर दे मारता है। देखते ही देखते सोरा एक पंच को मारने के बाद कागाबा के ऊपर सेकेंड पंच और थर्ड पंच भी मार देता है। बेचारा कागाबा इस वक्त 3 पंच खाने के बाद ही आत्मारा सा हो जाता है और इसके साथ ही सोरा से बोलने लगता है कि तो तू एक काम कर, मुझे यहीं पे मार दे। तो इस समय सोरा अपने पैरों से कागाबा के सिर के ऊपर बहुत ही जोरदार एक लात मार देता है और हाँ, इम्पैक्ट तो आप लोग देख ही सकते हो, नीचे की जमीन पूरी तरीके से सेटर हो जाती है और तो ब्लड फौड़ा की तरह उड़ रहा होता है। कैमरा एंगल अभी जैसे ही कागाबा की ओर जाता है हम लोग को दिखाया जाता है कागाबा यहाँ पे पूरी तरीके से अंधा हो गया होता है, उसकी आंखें लाल लाल हो गया होता है। सोरा इस वक्त उसके पीछे और जो 2 साथी थे उनसे बोलने लगता है कि हे तुम दोनों जल्दी से इसे करीबी कोई हॉस्पिटल में लेके जाओ, शायद से ये बच भी सकता है। और इतना बोलने के साथ ही सोरा इस वक्त दोबारा से बहुत ही ऊंची छलांग लगा के शेल्टर की ओर जाने लगता है। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को इस सिटी के बफर जोन के सीन को दिखाया जाता है और इसी जगह पे हम लोग को 4-5 मिलिट्री ऑफिसरों को भी देखने के लिए मिलते हैं। वे लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे। इसी समय अचानक से कहीं से एक 1-eyed ऑक्टोपस आ जाता है जो कि यहाँ पे आने के साथ ही यहाँ के जो एक सोल्जर है उसके बॉडी को 2 हिस्सों में पूरी तरीके से भाग कर देता है। यहाँ पे अचानक से इस मॉन्स्टर को देखने के बाद सभी के सभी सोल्जर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। अभी हम लोग को ये जो मॉन्स्टर है इसके बारे में बताया जाता है। ये होता है काराकेन नाम का जो मॉन्स्टर है उसका चाइल्ड। इसका लेवल होता है 45 और तो ये एक सील टाइप मॉन्स्टर होता है। मतलब इस मॉन्स्टर का जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। देखते ही देखते यहाँ पे जितने भी सोल्जर थे वे सभी बंदूकों से मॉन्स्टर के ऊपर धड़ाम धड़ाम करके गोली चलाने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर को घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉन्स्टर को यहाँ पे एक खरोच भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर को आ जाता है गुस्सा। मॉन्स्टर अपनी जगह से बहुत ही जोरदार एक छाना लगा के ऊपर की ओर उछल जाता है। देखते ही देखते चारों ओर पूरी तरीके से धूल धूल हो जाता है। इसी समय लेफ्टिनेंट मतलब इन लोगों का जो हेड कमांडर है वो इस वक्त सभी से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सभी लोग अलग अलग हो जाओ। कमांडर अपने साथियों को ये सभी बातें बोल ही रहा था। इसी समय ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर दोबारा से यहाँ पे आने के बाद एक आर्मी को दोबारा से 2 हिस्सों में भाग कर देता है। तो इस समय अपने साथी को इस तरीके से मारता हुआ देखने के बाद एक सोल्जर को आ जाता है गुस्सा। वो इस समय चिल्लाते हुए अपने हाथ में एक एक्सप्लोजिव को पकड़ता हुआ सीधा मॉन्स्टर की ओर दौड़ने लगता है और बाकी के जितने भी सोल्जर थे वे लोग उसे पीछे से कवर देने के लिए लगातार गोली मारने लगती है। अभी वो सोल्जर जैसे ही एक्सप्लोसिव को लेके मॉन्स्टर के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और पीछे पीछे उसके साथी भी आ जाते हैं गोली मारते हुए। तो अभी हम लोग को दिखाया जाता है मॉन्स्टर इन लोग की ओर देखना छोड़ के ऊपर की ओर देखने लगता है और तो देखने के बाद अपने टेंटिकलों से अपने आप को कवर अप करने की कोशिश भी करने लगता है, मानो कि वो कुछ ऐसा चीज है जिसे कि देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। सोल्जर भी अभी मॉन्स्टर की इस हालत को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बोलने लगते हैं कि आखिरकार इसके साथ हो क्या रहा है, क्या ये किसी चीज को देखने के बाद घबरा रहा है। तो इस समय जो सोल्जर उस एक्सप्लोसिव को लेकर आया था वो बोलने लगता है कि चाहे एक किसी से भी लड़े लेकिन हम लोग के लिए यही मौका है। और इतना बोलने के साथ ही अपने हाथ में जो एक्सप्लोसिव है वो तो सीधा मॉन्स्टर के ऊपर फेंक के मारता है। यहाँ पे बहुत ही जोरदार एक धमाका होता है। मॉन्स्टर भी यहाँ पे धमाके की वजह से जो आग लगी हुई है उसके चपेट में आ जाता है। सोल्जर भी अभी बहुत ही ध्यान से सामने की ओर ही देख रहे होते हैं, इसी खुशी में कि शायद से मॉन्स्टर मारा गया हो। लेकिन खुशी तो भाई खुशी है, भाग गई किसी और के साथ, क्योंकि सामने की ओर मॉन्स्टर अभी भी सही सलामत होता है। मॉन्स्टर को तो इवन धमाके की वजह से एक स्क्रैच भी नहीं आया होता है। यहाँ पर मॉन्स्टर को चाहे कुछ हो ना हो लेकिन सोल्जरों की फट के चौसठ हो जाती है। बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है, बोलने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। आखिरकार इतना बड़ा एक धमाका फिर भी इसे एक खर्च भी नहीं आया, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। देखते देखते जो सोल्जर इस धमाके को फेंक के मारा था मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने स्पाइक से अटैक कर देता है। और जी हाँ गाइस, सोल्जर यहाँ पे मारा जाता उससे पहले यहाँ पे अपना सोरा मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आके लैंडिंग करता है और यहाँ पे सोरा का बस लैंडिंग करने के कारण ही मॉन्स्टर का सिर यहाँ पे पूरी तरीके से पिचक जाता है। बेचारा मॉन्स्टर बस लैंडिंग के कारण ही मारा जाता है। और हाँ, होना क्या था, अभी यहाँ पे जितने भी सोल्जर है वे सभी घुट घुट के बहुत ही ज्यादा परेशानी के साथ सोरा की ओर देखने लगता है। बोलने लगता है कि अरे यार ये कौन है, इसे तो हम लोगों ने आज तक कभी नहीं देखा। इसने मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही हिट में मार दिया, जहाँ पे ये मॉन्स्टर एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोसिव को सहा। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट है वो सोरा को देख के यही समझ रहा होता है कि शायद से एलोंडा एक इस रैंक का हंटर है। तो यहाँ पे सोरा की जो आइडेंटिटी है उसे वेरिफिकेशन करने के लिए अभी लेफ्टिनेंट अपना जो स्पेशल स्किल है उसे एक्टिवेट कर लेती है। और ये जो स्किल है इसके माध्यम से वो सामने किसी भी लौंडे का जो स्किल है और तो उसका जो लेवल होगा उसे भी देख सकता है। लेकिन लेफ्टिनेंट अभी जैसे ही इस स्किल को सोरा के ऊपर एक्टिवेट करता है तो आप लोग लेफ्टिनेंट के स्क्रीन के ऊपर क्या पॉपअप होके आया है वो तो देख ही सकते हो। बस साफ साफ यही बोल रहा है, जरा औकात में रहो। और हाँ, सीन यहीं पे खत्म नहीं होता। बेचारा लेफ्टिनेंट सोरा के लेवल और
स्किल को देखने के चक्कर में यहीं पे बेहोश हो जाता है। तो सभी लोग अभी जल्दी जल्दी से लेफ्टिनेंट को संभालने लगता है। इसी समय सोरा सामने कर आके सामने की ओर एक सोल्जर से बोलने लगता है कि हे तुम, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो आगे से सोल्जर भी इसके लिए मान जाता है और पूछने के लिए बोलता है। तो सोरा पूछता है शेल्टर 6 यहाँ से कितनी दूरी पर है। सोरा के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद सोल्जर पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो अभी घबराते हुए बोलने लगता है कि नॉर्थ के साइड 50 किलोमीटर, और इसके साथ ही ये भी बोलता है वहाँ पे जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि उसी रास्ते पर एरिया एक्स आता है जहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं। सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद सोरा अभी एरिया एक्स के बारे में सोल्जर से और भी जानकारी लेने लगता है, जहाँ पे सोल्जर अभी सोरा से ये बोल रहा होता है जो एरिया एक्स है वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टरों को एक साथ कॉन्सेंट्रेट करके रखा गया है, जिससे कि बाकी के जितने भी सिटीज है वहाँ पे डैमेज कम मिले। और हाँ, एरिया एक्स के अंदर बहुत सारे हंटर भी है जो लोग लगातार उन सभी मॉन्स्टरों के साथ फाइट कर रहे हैं। सोल्जर अभी इन सभी बातों को भूल ही रहा था। इस समय सोरा को साइड से आवाज सुनाई देती है, और देखो यहाँ पे जितने भी ड्रॉप है वो सभी तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। इतना सुनने के साथ ही सोरा इस वक्त जैसे ही मरे हुए मॉन्स्टर की ओर देखता है तो सोरा यहाँ पे देखता है कि जो मॉन्स्टर उसने मारा था उसके बॉडी से बहुत सारे ड्रॉप और इसके साथ ही बहुत सारे आइटम भी गिरा होता है, जो कि सभी के सभी सोल्जर अभी कलेक्ट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे इन सभी चीजों को देखने के बाद सोरा अपने मन में सिर्फ एक ही बात बोलता है, ये सभी चीजें देखने में पूरी तरीके से एक वीडियो गेम की तरह ही लग रहा है। इतना बोलने के साथ ही सोरा इस वक्त दोबारा से सोल्जर से पूछने लगता है ये सभी मॉन्स्टर तुम लोगों के लिए कितना ताकतवर है। तो आगे से वो सोल्जर बोलने लगता है एक लेवल 45 का मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर होता है। सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद सोरा अपने मन में ही बोलता है कि क्या इतना कमजोर मॉन्स्टर इन लोगों के लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना सोचने के साथ ही अभी दोबारा से सोल्जर से पूछने लगता है वो जो एरिया एक्स है वहाँ पे कितने पावरफुल मॉन्स्टर है। तो इस समय सोल्जर सोरा से बोलने लगता है कि लगभग 100 के आसपास, और वहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर है वे सभी इतना ज्यादा ताकतवर है कि उनकी वजह से ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो सकता है। सोल्जर की इन सभी बातों को सुनने के बाद सोरा अभी सोल्जर से बोलने लगता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया ये सब कुछ बातें बताने के लिए, और मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। सोरा अभी यहाँ से जा ही रहा था। इसी समय वो जो सोल्जर था ना वो थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है और इसके साथ ही सोरा को पीछे से बोलने लगता है ये शायद से एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट होगा, लेकिन प्लीज आप एरिया एक्स की ओर एक बार जाइए, क्योंकि मुझे लगता है अगर वहाँ पे आपकी तरह कोई स्ट्रॉन्गर हंटर होगा तो हम लोग और भी ज्यादा लोगों को बचा पाएंगे। सोल्जर की इस रिक्वेस्ट को सुनने के बाद अभी सोरा सोल्जर से पूछने लगता है शेल्टर 6 जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो एरिया एक्स होते हुए जाता है ना। तो आगे से सोल्जर हाँ ही बोलता है। तो इस समय सोरा यहाँ से जाते हुए बोलता है कि तो ठीक है मैं एरिया एक्स होते हुए जाऊंगा, और हाँ मेरे सामने जो मॉन्स्टर आएगा मैं उसे वहीं पे मार दूंगा। सोरा के इतना कहने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को मिलिट्री फ्रंट लाइन कैंप के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ के एक टेंट के अंदर हम लोगों को अभी लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त धीरे धीरे करके अपने होश में आ रहा होता है। सोल्जर भी इस वक्त लेफ्टिनेंट को होश में आता हुआ देखने के बाद खुश होने लगता है, और लेफ्टिनेंट जो कि इस वक्त उठते हुए बोलने लगता है आखिरकार मैं कितने देर तक यहाँ पे बेहोश होकर पड़ा था। तो सोल्जर आगे से बोलता है कि पूरे 10 मिनट तक सर, और इसके साथ ही अपने हाथ में जो पोशन है उसे ही देखते हुए बोलने लगता है कि मॉन्स्टर से ये जो पोशन ड्रॉप गिरा है लगता है ये अच्छी तरीके से काम किया। लेकिन इस समय लेफ्टिनेंट इन सभी बातों के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान न देते हुए सोल्जर से अभी डायरेक्ट पूछने लगता है कि आखिरकार वो पर्सन कहाँ है जिसने कि हम लोगों की जान बचाई थी। तो आगे से सोल्जर बोलता है कि नॉर्थ की ओर गया है, नॉर्थ की ओर गया है। इस बात को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट अभी थोड़ी देर अपने सिर पकड़ के कुछ सोचता है, लेकिन इसी समय लेफ्टिनेंट को कुछ बात याद आता है। तो इस समय लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। लेफ्टिनेंट को इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखने के बाद आगे से सोल्जर लेफ्टिनेंट से बोलता है कि वो पर्सन शेल्टर 6 की ओर गया है। शेल्टर 6। इस बात को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट अभी सोल्जर से पूछने लगता है क्या वो एरिया एक्स होता हुआ जाएगा। तो आगे से सोल्जर अपने सिर को खुजलाते हुए बोलने लगता है यस सर, मैंने उसे कहा था, लेकिन लगता है कि उसे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बिना किसी डर के और बिना किसी हेजिटेट के उसी ओर ही गया है। लेफ्टिनेंट जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इसके साथ ही सोल्जर से बोलने लगता है कि जल्दी से जो सेंट्रल कमांड सेंटर है वहाँ पे इमीडिएटली कांटेक्ट करो। लेफ्टिनेंट की इस बात को सुनने के बाद सोल्जर पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता आखिरकार लेफ्टिनेंट यहाँ पे कहना क्या चाहता है, लेकिन बेचारा अभी कर भी क्या सकता है। सीन लेफ्टिनेंट की ओर आता है जो कि इस वक्त अपने सिर को पकड़ते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है कि अभी भी मेरे पास 10 मिनट का टाइम है और इसके अंदर ही मुझे उस चीज को होने से रोकना होगा। लेफ्टिनेंट अभी इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय दोबारा से वही सोल्जर यहाँ पे आ जाता है और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट से बोलता है कि मैंने इमरजेंसी रेडियो पर मैसेज सेंड कर दिया। इतना बोलने के साथ ही अभी एक डिवाइस को कमांडर को देने लगता है, मतलब लेफ्टिनेंट को देने लगता है और इसके साथ ही पूछने लगता है आखिरकार आप सेंट्रल के साथ कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं। तो इस समय डिवाइस को लेते हुए जो लेफ्टिनेंट है वो बोलने लगता है कि क्योंकि इस बार का जो मिशन है वो पिछले बार से भी बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हाईली क्लासिफाइड है और तुम लोगों को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है। तो लेफ्टिनेंट अभी सोल्जर से बोलता है कि वो जो एरिया 1 से जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर को एक साथ गैदर करके रखा हुआ है वो एरिया एक बॉम्बिंग एरिया
किया है और 10 मिनट के बाद ही उस एरिया में बॉम्बिंग चालू हो जाएगा और नॉर्मल नहीं एकदम चर्बी से भरा हुआ मोटे मोटे न्यूक्लियर बॉम्ब। लेफ्टिनेंट की इतना सब कुछ बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सेंट्रल कमांड सेंटर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और तो बहुत सारे वर्कर भी काम भी कर रहे थे और लेफ्टिनेंट इसी जगह पे कनेक्ट किया होता है। सेंट्रल कमांड में अभी एक लड़की अपने कमांडर से बोलने लगती है कि सर एरिया P22 से एक इमरजेंसी कॉल आ रहा है। तो आगे से एक मोटा सा कमांडर जिनका की नाम रेन होता है, लेवल होता है 58 और तो एबिलिटी से एक फायर मैजिशियन होता है, वो इस वक्त बोलने लगता है ठीक है जल्दी से कॉल को उठाओ। कमांडर रेन की इस बात को सुनने के बाद अभी लड़की लेफ्टिनेंट का जो कॉल था उसे पिकअप कर लेती है। लेफ्टिनेंट जो कि इस वक्त सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि कुछ देर पहले एक मिस्टर हंटर जो कि एरिया X की जो बॉम्बिंग एरिया है उसी ऑडी गया है और उसको सीक्रेट मिशन के बारे में भी नहीं पता है। लेफ्टिनेंट की इस बात को सुनने के बाद अभी कमांडर रेन आगे से अपने गालों पे हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में पूछने लगता है कि तो क्या हुआ, इसमें मैं क्या करूं और क्या तुम यहाँ पे तुमने जो मिस्टेक किया है उसके बारे में बताने के लिए कॉल किए हो। कमांडर रेन की इस बात को सुनने के बाद अभी लेफ्टिनेंट जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके साथ ही कोई भी आशा न रखते हुए कमांडर रेन से बोलने लगता है कि सर मुझे विश्वास है कि अगर आप बॉम्बिंग एरिया के बारे में एक ब्रॉडकास्ट करें तो उसे भी इन्फॉर्म मिल जाएगा। लेफ्टिनेंट की इस बात को सुनने के बाद कमांडर रेन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी लेफ्टिनेंट जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा जोश के साथ चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि सर अब समझ नहीं रहा है, वो पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम लोग उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। कमांडर रेन जो कि इस वक्त लेफ्टिनेंट से क्वेश्चन करने लगता है क्या बोला तुमने, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे तुम एक चीज बताओ आखिरकार उसका लेवल कितना है। लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए रिप्लाई देता है मुझे नहीं पता सर। तो इस बात को सुनने के बाद अभी कमांडर रेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गंभीर आवाज में लेफ्टिनेंट से बोलने लगता है कि एक ऐसा हंटर जिसका की लेवल अननोन है, जिसने की रूल को फॉलो ना किए सीधा बॉम्बिंग एरिया की ओर गया है और तुम यहाँ पे ये चाहते हो कि मैं उसके लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करूं। कमांडर रेन की इतना बोलने के साथ ही कमांडर रेन की पीछे की ओर जो एक और लड़की खड़ी है वो इस वक्त बोलने लगती है कि अगर हम लोग ब्रॉडकास्ट को कर भी दे फिर भी वो मैसेज वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो पर्सन मारा ही जाएगा। कमांडर रेन हंसते हुए और इसके साथ ही लेफ्टिनेंट की मजाक उड़ाते हुए अभी बोलने लगता है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, लेकिन शायद से तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अच्छी कॉमेडी भी करते हो। कमांडर रेन जो कि इस वक्त उसके साइड में एक और जो कमांडर बैठी है, मतलब जो लड़की बैठी है, उसे टोंट मारने लगता है क्योंकि यहाँ पे लेफ्टिनेंट उसी के अंडर में ही काम करता है। अभी हम लोग को ये जो कमांडर है इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलते हैं कि इनका नाम टोमोसाकी है, लेवल 72 मतलब मोटे से बहुत ही ज्यादा ऊपर और तो ये लड़की एबिलिटी से एक गोलेम टेमर है। कमांडर टोमोसाकी इस वक्त कमांडर रेन की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगती है कि ये कितना ज्यादा बुद्धू है, इवन इसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इसके साथ इसे क्या बोल रहे हैं, इवन वे लोग मारा ही क्यों न जाए इस मोटे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं लेफ्टिनेंट की बात करूं तो लेफ्टिनेंट एक बहुत ही ज्यादा मेहनती सोल्जर है जो कि अपने ट्रेनिंग को बहुत ही ज्यादा मेहनत से और बहुत ही केयरफुली किए है। उसको इस ऑपरेशन के बारे में पता है, फिर भी वो इसे अबंडन करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ उस पर्सन को सेव करने के लिए। तो आखिरकार वो पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। कमांडर टोमासाकी की ये सभी बातें सोचने के साथ ही अभी थोड़ी देर के लिए सब कुछ चुपचाप हो जाता है, मतलब कोई कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद कमांडर टोमासाकी लेफ्टिनेंट से बोलने लगती है कि मैं इस बात को विश्वास करती हूँ तुम्हारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारे प्लान के ऊपर इंटरफेयर करने की, लेकिन तुम यहाँ पे अगर कोई भी कन्विंसिंग रीजन नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। कमांडर टोमासाकी की इस बात को सुनने के बाद इस वक्त लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। बेसिकली उसे बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि कमांडर टोमासाकी उसे कभी भी ऐसा भी बातें भी बोलेगी। कमांडर टोमासाकी अभी कमांडर रेन से पूछने लगती है कि कमांडर रेन क्या आपको अभी ये बात सेटिस्फाई लग रहा है। टोमासाकी की इस बात को सुनने के बाद कमांडर रेन जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गुस्से के मारे अपने दांत को पीसने लगता है क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कमांडर टोमासाकी उसे ताना मार रहा है। अभी अपने गुस्से को होल्ड बैक करने के बाद कमांडर रेन लेफ्टिनेंट से बोलने लगता है कि तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक अच्छा खासा रीजन बताओ। रेन की इस बात को सुनने के बाद लेफ्टिनेंट बोलने लगा कि सर वो जो पर्सन था वो एक 45 लेवल के बीस्ट को जस्ट एक ही हिट में मार डाला। लेफ्टिनेंट की इस बात को सुनने के बाद कमांडर टोमासाकी जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि क्या वो एक ए रैंक का हंटर था या फिर मिलिट्री से एक इस रैंक का हंटर था। इसी वक्त कमांडर रेन कुछ सोचते
हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जितने भी इस रैंक के हंटर है वे सभी तो मिशन के लिए बाहर गए हैं, और वैसे भी उन सभी हंटरों का एरिया B-22 से कोई कॉन्फर्म सिग्नल भी नहीं आया। कमांडर रेन की इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी कमांडर तोमासाकी लेफ्टिनेंट से दोबारा से पूछने लगती है कि तुम्हारे पास किसी के भी लेवल को देखने की एबिलिटी है ना, तो आखिरकार तुम उसके लेवल को देख क्यों नहीं पाए। लेफ्टिनेंट आगे से रिप्लाई देता है, एक्चुअली में मैं उसके लेवल को देखने में सक्षम नहीं था। कमांडर तोमासाकी इस बात को सुनने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। लेफ्टिनेंट अभी दोबारा से बोलने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन जब मैं अपनी एबिलिटी को उसके लेवल को देखने के लिए एक्टिवेट किया तब मेरे पास सिस्टम ओवरलोड इंफॉर्मेशन का एरर आया और तब मैं उस टाइम पे बेहोश भी हो गया था, और इसका मतलब यहाँ पे यही निकल के आता है कि उसका लेवल एटलीस्ट 100 तो होगा ही। कमांडर रेन अभी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कमांडर रेन के साथ साथ अभी कमांडर तोमासाकी भी अभी एकदम खामोशी रहती है। कुछ देर बाद कमांडर तोमासाकी बोलने लगता है कि हाँ, ये बात एकदम सच है कि इस तरीके की शक्ति बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ऑपरेशन को बंद करने के लिए ये कोई भी कारण नहीं बना था। कमांडर रेन की इस बात को सुनने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग को एक और उल्ट पर्सन को दिखाया जाता है, जो भी कमांडर रेन की इस बात से एग्री करता है। और ये जो पर्सन है ना, ये भी एक कमांडर होता है और इनका नाम होता है नोबियो यूसा, लेवल 44 और एबिलिटी से एक रॉक मैजिशियन। अभी ये ओल्ड कमांडर लेफ्टिनेंट से बोलने लगता है कि इस मिशन में हजारों संख्या में ट्रूप्स 4 डिफरेंट कॉर्प्स इन्वॉल्व है, और वहाँ पे इतने तो ट्रूप्स हैं जो लोग अच्छी तरीके से बफर जोन और इसके साथ ही बॉम्बिंग जोन का जो एरिया है उसे आराम से घेर सके। और हम लोग का जो ओरिजिनल प्लान है वो तो बॉम्बिंग के बाद चालू होगा। कमांडर नोबो अभी ये भी बताता है अगर हम लोग बॉर्डर लाइन पे ब्रॉडकास्ट चालू करें तो उसकी आवाज सुन के बॉम्बिंग एरिया के अंदर जितने भी मॉन्स्टर है वे सभी रिएक्ट करेंगे और वे सभी मॉन्स्टर एक साथ उसी ब्रॉडकास्ट वाले एरिया की ओर दौड़ के आएंगे। और तुम्हें तो पता ही है लेफ्टिनेंट, अगर ऐसा होता है तो वो ब्रॉडकास्ट वाली एरिया पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इससे 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर अपने अपने जीवन को गवा बैठेंगे। तो एक जान को बचाने के लिए 10,000 से भी ज्यादा सोल्जरों की जान को जोखिम में डाल दे। कमांडर नोबो अभी थोड़ा सा उदास होते है दोबारा से बोलने लगता है कि मुझे माफ करना लेफ्टिनेंट, चाहे वो पर्सन एक इस रैंक का हंटर ही क्यों ना हो, फिर भी हम लोग इतनी बड़ी एक जोखिम भरी काम को नहीं कर सकते। लेफ्टिनेंट अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद और कुछ बोल नहीं पाता, बेचारा चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा ही रहता है। कमांडर तोमासाकी जो कि इस वक्त अपने सिर को नीचे की ओर करके ही बैठी हुई थी। कुछ देर बाद कमांडर तोमासाकी लेफ्टिनेंट से बोलने लगती है कि तो हम लोग के पास और कोई रीजन नहीं बचा, मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती हूँ। हम लोग बहुत सारे लोगों की जान को एक जन के बदले में नहीं गवा सकते। कमांडर तोमासाकी की इतना बोलने के साथ ही कनेक्शन भी टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ पे बेचारा लेफ्टिनेंट की मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। लेफ्टिनेंट के साथ साथ यहाँ पे जो 2 और सोल्जर थे वे दोनों भी कमांडर तोमासाकी की जो डिसीजन है उसे सुनने के बाद उदास हो जाते हैं। यहाँ पे लेफ्टिनेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है, लेकिन इस वक्त लेफ्टिनेंट को गुस्सा होता हुआ देखने के बाद आगे से एक सोल्जर लेफ्टिनेंट के पास आता है। दिलासा देते हुए लेफ्टिनेंट से बोलने लगता है कि लेफ्टिनेंट आपसे जितना हो सका आपने वो सब कुछ किया, तो यहाँ पे आपने आपको मात कोसे। लेफ्टिनेंट भी अभी अपने दांत को पीसते हुए बोलने लगता है कि हाँ ये बात भी सही है, और वो मोटा साले वो अगर वहाँ पे नहीं होता तो मैं शायद से इस काम को कर ही लेता। लेफ्टिनेंट अभी इतना सब कुछ बोल ही रहा था। इसी समय सामने वाला जो सोल्जर था उसकी नजर लेफ्टिनेंट के कमर पर जो जीप की चाबी है उसके ऊपर जाती है। सोल्जर अभी जल्दी से चाबी को ले लेता है। लेफ्टिनेंट पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सोल्जर से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है वो सोल्जर जीप की चाबी को लेके एकदम सीधा जीप गाड़ी की ओर ही दौड़ रहा है। तो लेफ्टिनेंट अभी पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि हे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, कुछ देर बाद बॉम्बिंग चालू होने वाला है, जल्दी से वापस आओ। सोल्जर अभी जाते जाते बोलता है कि बॉम्बिंग चालू होने में अभी भी 6 मिनट बाकी है। इतना बोलने के साथ ही अभी वो सोल्जर जीप गाड़ी के अंदर इंटर कर जाता है और जल्दी से स्टार्ट भी कर लेता है। लेफ्टिनेंट अभी उसे रोकने के लिए उसे डराते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे बारे में शिकायत कर दूंगा, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन वो लौंडा ये सब कुछ बातें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो जीप गाड़ी को स्टार्ट करता है और जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। इसी समय लेफ्टिनेंट के साइड में जो एक और सोल्जर था वो इस वक्त लेफ्टिनेंट से बोलने लगता है कि सैड क्या हम लोग को उसे रोकना नहीं चाहिए। लेफ्टिनेंट जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके साथ ही अपनी टोपी को ठीक करते हुए बोलने लगता है कि ना इट्स फाइन, उसने अपना डिसीजन बना लिया तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एंड आई एम श्योर कि उसे पता है कि आखिरकार वो कहाँ जा रहा है। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही तेजी से कार को ड्राइव करते हुए कहीं पे जा रहा होता है और परेशान होते हुए अपने मन में ही बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से टाइम पे सब कुछ करना होगा। कुछ देर बाद इधर उधर घूमने के बाद अभी ये सोल्जर जीप
घड़ी के अंदर जो टाइम सिस्टम लगा हुआ है उसे देखते हुए बोलता है कि सिर्फ 4 मिनट ही बाकी है। आखिरकार वो पर्सन गया कहाँ है। अभी ये सोल्जर जल्दी से सोडा को ढूंढने के लिए एक ट्रिक लगाता है और यहाँ पे ट्रिक बस यही होता है कि जोर जोर से कार की हॉर्न मारना। कुछ देर तक हॉर्न मारने के बावजूद अभी सोल्जर को सोडा नहीं मिलता, तो इस वक्त सोल्जर डिसाइड करता है कि उसके पास जो एंकरिंग का चीज है, मतलब जो माइक जैसा होता है, उसी से ही एक बार जोर से अनाउंस करेगा कि यहाँ पे बॉम्बिंग होने वाला है और शायद से सोडा इस बार इस आवाज को सुन ले। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत भी थी। सोल्जर की ये करने की वजह से शायद से यहाँ पे मॉन्स्टर भी आ सकते हैं, लेकिन सोल्जर बिना किसी परवाह किए उसके सामने जो डिवाइस रखा हुआ है उसे अपने हाथों से कस के पकड़ता है। कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके सोचता है और देखते ही देखते अभी बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि हे, मैं वही सोल्जर हूँ, कुछ देर पहले तुमने जिसकी मदद की थी। इस एरिया में 2-3 मिनट के बाद ही बॉम्बिंग चालू होने वाला है, तो जल्दी से यहाँ से निकलो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकलो। इस बार सोल्जर की ये सभी बातें सोरा सुन लेता है, जो कि इस वक्त मॉन्स्टरों के साथ फाइट कर रहा होता है। सोरा इस बात को सुनने के बाद बोलता है कि क्या इस जगह पे बॉम्बिंग चालू होने वाला है? तभी तो बोलूं कि इस जगह के आसपास कोई भी हंटर क्यों नहीं है। सोरा इस वक्त बोलने लगता है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सब से मुझे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन मैं इस बात का गारंटी नहीं दे सकता कि ब्लास्ट का जो हीट है उससे मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। मुझे शायद से यहाँ पे पॉइंटलेस रिस्क अवॉइड ही करना चाहिए। सोरा अभी ये भी बोलता है वो सोल्जर अपनी जीवन को रिस्क में डालते हुए मुझे ये सभी चीजें बताने के लिए यहाँ पे आया है, तो मैं उसे यहाँ पे ऐसे ही मारने नहीं दे सकता। सीन सोल्जर की ओर आता है। सोल्जर बोलता है कि क्या मैं उस तक अपनी बातें पहुंचा पाया। और तो और इस वक्त हम लोग को घड़ी में जो टाइम है उसे भी दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ कुछ ही सेकंड ही बाकी था बॉम्बिंग चालू होने के लिए। सोल्जर की बेकार किस्मत की वजह से अभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ जाता है। सोल्जर भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बोलने लगता है कि सेठ, लगता है मैंने मॉन्स्टर को अपने और अट्रैक्ट कर लिया, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। इतना बोलने के साथ ही अभी दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। दोबारा से टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सिर्फ 11 सेकंड ही बाकी था बॉम्बिंग चालू होने में। सोल्जर अभी गाड़ी लेके यहाँ पे जाता, उससे पहले वो इस वक्त अपने मन में ही बोलने लगता है कि मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो पर्सन वो तो अभी भी यहीं पे ही है। सोल्जर अभी ये बोल ही रहा था, इसी समय सोल्जर के सामने जो मॉन्स्टर था वो अचानक से जमीन के ऊपर गिर पड़ता है, मानो कि कोई उसे मार दिया हो। और हाँ, होता भी ऐसा ही है। तो बेसिकली यहाँ पे सोडा आ गया होता है। सोडा जीप के दरवाजे को नॉक करता है। सोडा को देखने के बाद सोल्जर बोलता है कि थैंक गॉड तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन इस समय सोडा सोल्जर से पूछता है कि तुम्हारा बॉम्बिंग का वो मतलब क्या था। सोडा की इस बात को सुनने के बाद अभी सोल्जर जैसे ही टाइम की ओर देखता है तो वो देखता है कि ऑलरेडी टाइम हो चुका है। और हाँ, अभी तो हम लोग को आसमान के ऊपर बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखाई जाते हैं, जिनमें से बहुत सारे मिसाइल नीचे की ओर आ रहे होते हैं। देखते ही देखते सोडा के आंखों के सामने चारों ओर सिर्फ धमाका और धमाका ही होने लगता है। धमाके की जो फोर्स है उसकी वजह से अभी बहुत सारे पत्थर इसी ओर आ रहे होते हैं, जो कि देखने के बाद इस समय सोडा अपने एक पैर को बहुत ही जोर से जमीन के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से अभी सामने की ओर जमीन के नीचे से एक चट्टान ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे कि वे दोनों ही बहुत ही आसानी के साथ सामने से जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े आ रहे थे उन सभी से बच जाते हैं। सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को सेंट्रल कमांड सेंटर के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्क्रीन के ऊपर बॉम्बिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ है। इस चीज को एनिमेशन के थ्रू दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठी हुई एक लड़की बताती है बॉम्बिंग कंप्लीट हो चुका है। तो कमांडर रेन बोलने लगता है कि जल्दी से उस जगह पे ड्रोन को भेजो, हम लोग को देखना चाहिए कि कितने सारे मॉन्स्टर अभी तक मारा जा चुके हैं और कितने सारे मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और कहाँ पे जाके छिप रहे हैं। कमांडर रेन की इस बात को सुनने के बाद कुछ देर बाद अभी वही लड़की स्क्रीन के ऊपर देखते हुए बोलने लगती है कि ड्रोन के द्वारा कोई भी लाइफ फॉर्म डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो कमांडर रेन शौक होते हुए पूछता है क्या, तो आखिरकार वो सभी मॉन्स्टर कहाँ गए। तो इस समय वही लड़की जो कि स्क्रीन की ओर देखते हुए और तो और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि जितने भी मॉन्स्टर थे अभी भी उसी बॉम्बिंग जोन के अंदर ही है। लड़की तो इस वक्त और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और दोबारा से बोलने लगती है कि बॉम्बिंग जोन का जो सेंटर है वहाँ पे तो कुछ खरोच भी नहीं आया। कमांडर रेन, कमांडर तोमासाकी दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कमांडर तोमासाकी इस वक्त पूछती है कि तो आखिरकार ड्रोन फुटेज के बारे में क्या। इस बात को सुनने के बाद अभी वही लड़की कंप्यूटर में ड्रोन फुटेज को निकालने लगती है। कुछ देर बाद जैसे ही ड्रोन फुटेज को दिखाई जाती है तो दिखाई जाती है कि बॉम्बिंग एरिया का मतलब जो सेंटर प्लेस है वहाँ पे तो बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है और तो वे लोग इस एरिया में एक सील भी क्रिएट किया होता है। अभी तो इन सभी मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर हम लोगों को एक पर्सन को भी दिखाया जाता है। कैमरा एंगल जैसे ही पर्सन की ओर जूम होता है
तो हम लोग को सोरा की तरह ही एक और लौंडे को देखने के लिए मिलता है। देखते ही देखते अभी जो ड्रोन था, मतलब इस ड्रोन के माध्यम से ये सभी फुटेज वे लोग देख रहे थे। वो ड्रोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इन लोगों के सामने की जो स्क्रीन है वो भी पूरी तरीके से झलमिला सा जाता है। सिर्फ यही ड्रोन नहीं, यहाँ पे बाकी और जितने भी ड्रोन थे उन सभी ड्रोनों को मौजूदा मॉन्स्टर पूरी तरीके से कुचल देता है, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लड़की भी कमांडर से बताती है कि हम लोगों ने जितने भी कम्युनिकेशन थे उन सभी को खो दिया। कमांडर तोमासाकी इस वक्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा घबराने भी लगती है इस बात को लेकर कि आखिरकार मॉन्स्टरों को कैसे पता चला कि वे सभी ड्रोन के माध्यम से उन सभी को देख रहे हैं। अभी तो एक झलक उसी ओल्ड कमांडर की ओर भी जाता है, जहाँ पे ओल्ड कमांडर भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। ओल्ड कमांडर मतलब जिनका के नाम नोबू है, चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि उस गैरिसन एरिया में जितने भी सोल्जर हैं उनमें से हर एक को जल्दी से वहाँ से निकालने के लिए बोलो। ओल्ड कमांडर की इस बात को सुनने के बाद कमांडर तोमासाकी चिल्लाते हुए बोलने लगती है कि सभी लोग जल्दी से रिट्रीट करो और जितने भी दीवारें हैं उन सभी को जाके होल्ड करो। लेकिन इसी समय वही लड़की मतलब कंप्यूटर के सामने जो बैठी हुई थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते दोबारा से बोलने लगती है कि कमांडर वो सभी मॉन्स्टर दीवारों की ओर नहीं जा रहे हैं। लड़के की इस बात को सुनने के बाद मानो तीनों के तीनों कमांडरों के पैरों के नीचे जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। कमांडर तोमासाकी इस वक्त पूछने लगती है कि तो फिर वे सभी मॉन्स्टर किस ओर जा रहे हैं। तो लड़की इस वक्त स्क्रीन की ओर देखते हुए रिप्लाई देती है कि वे सभी मॉन्स्टर एरिया B22 की ओर जा रहे हैं। कमांडर तोमासाकी बोलने लगता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पे वो मिस्टीरियस हंटर था। एक काम करो, हम लोग के पास बचा कुचा जितने भी ड्रोन हैं उन सभी को एरिया 22 के और भेज दो, क्योंकि हम लोगों को भी तो देखना चाहिए आखिरकार उन सभी मॉन्स्टरों को ऐसी कौन सी चीज है जो अपनी ओर लुभा रहा है। कमांडर तोमासाकी की इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। इस वक्त हम लोग को बॉम्बिंग एरिया के सीन को दिखाया जाता है। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंगे थे वे सभी पहले से टूटा फूटा था, लेकिन इस पर बॉम्बिंग की वजह से और भी ज्यादा टूट फूट जाता है। देखने में एकदम अवैस की तरह लग रहा होता है। कार से सोल्जर बाहर की ओर आते हुए पूछता है कि बॉम्बिंग बंद हो चुका है। इतना पूछने के साथ ही इस वक्त सोल्जर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है, इमोशनल होने लगता है, बोलने लगता है कि मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। सोल्जर अभी चिल्लाते हुए सेलिब्रेट कर ही रहा था। इसी समय आगे से सोरा बोलने लगता है कि इतना जल्दी सेलिब्रेट मत करो, जिस तरीके से हम लोग जिंदा है उस तरीके से मॉन्स्टर भी जिंदा है और वे सभी मॉन्स्टर इसी ओर ही आ रहे हैं। सोरा इतना बोल ही रहा था, इसी समय उससे कुछ आभास होता है। सोरा जल्दी से सोल्जर के पास जाके सोल्जर के कंधे को पकड़ के नीचे की ओर झुका लेता है। तो दिखाया जाता है कि इन लोगों के सिर के साइड से तो इस वक्त एक बहुत ही तेजी से ड्रोन आके इन लोगों के सामने ही गिरा होता है। सोल्जर इस ड्रोन को देखने के बाद बोलने लगता है कि ये ड्रोन तो आर्मियों का ड्रोन है, क्या वे सभी मॉन्स्टर ड्रोन के ऊपर अटैक किए हैं? ऐसा तो सीन पहले कभी नहीं हुआ कि वे सभी ड्रोन के ऊपर अटैक किए हो। सोल्जर इन सभी बातों को बोल ही रहा था। इसी वक्त हम लोग को सोरा को दिखाया जाता है, जो कि इन सभी बातों को पूरी तरीके से इग्नोर मारता हुआ सामने की ओर एक ही दृष्टि से देखने लगता है और सोल्जर से बोलने लगता है कि तुम अपनी उत्सुकता को बचा के रखो, लास्ट में काम आएगा। सोरा के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को सोरा के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाए जाते हैं, जो लोग बेसिकली सोरा को चारों ओर से पूरी तरीके से घेर लिए होते हैं। यहाँ पे इतने सारे पावरफुल मॉन्स्टर को देखने के बाद सोल्जर की मुंह पूरी तरीके से खुला का खुला ही रह जाता है। सोल्जर इस वक्त घबराते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे तो जितने भी हाईएस्ट लेवल के मॉन्स्टर है वे सभी मौजूद है और यहाँ पे मौजूद इन सभी का बॉस इसका तो लेवल 90 है एंड यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है इन सभी के बॉडी के ऊपर तो बॉम्बिंग का एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं है। खत्म हो गए, हम लोग पूरी तरीके से खत्म हो गए। सोल्जर इस वक्त डर के मारे पूरी तरीके से पैनिक हो जाता है, अपने सिर को पकड़ते हुए बोलने लगता है कि हम यहाँ पे मारा जाने वाले हैं। सोल्जर के इन सभी बातों को सुनने के बाद और सोल्जर की ऐसी हालातों को देखने के बाद सोरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि इस बॉम्बिंग में हम लोग भी जिंदा बच गए और अगर ये बॉम्बिंग मॉन्स्टरों को नहीं मार पाया तो क्या हुआ, हम लोग इन सभी मॉन्स्टरों को इतना मारेंगे जब तक कि न वे लोग मारा जाए। इतना बोलने के साथ ही इस वक्त सोरा एकदम सीधा मॉन्स्टरों की ओर ही जंप लगा देता है और जाते जाते सोल्जर से बोलता है कि तुम जल्दी से जीप गाड़ी के अंदर जाके छुप जाओ। कैमरा एंगल अभी जैसे ही सामने की ओर दिखाया जाता है तो हम लोगों को इस वक्त एक गजब सीन को दिखाया जाता है। सोरा यहाँ पे मौजूद जितने भी हाई लेवल के मॉन्स्टर हैं उन सभी को तो बस सिंगल अटैकों में मार गिरा रहा होता है। किसी मॉन्स्टर को कमर से ही 2 हिस्सों में भाग करता है तो किसी का खोपड़े ही पूरी तरीके से उड़ा देता है। अपने चेला चामुंडा को इस तरीके से मारा जाते हुए देखने के बाद अभी लेवल 90 का जो मॉन्स्टर है वो इस वक्त अपने हाथों में जो वेपन है उसके माध्यम से सोरा के ऊपर
अटैक कर देता है, लेकिन गजब हो जाता है। सोडा इतना ज्यादा पावरफुल एक अटैक को बस अपने एक ही हाथों से पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉक तो छोड़ो, यहाँ पे तो सोडा उसे पकड़ ही लेता है और देखते ही देखते अभी मॉन्स्टर का जो वेपन है उसके हाथ से एक ही झटके में छीन भी लेता है। इस वक्त मॉन्स्टर के वेपन को छीनने के बाद सोडा मॉन्स्टर की चेहरे की ओर बहुत ही जोरदार एक छलांग लगाता है। मॉन्स्टर भी सोडा को अपनी ओर आते हुए देखता है, लेकिन बेचारा अभी कर भी क्या सकता है। सोडा इस वक्त अपने मुट्ठी को कस के कसता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर के चेहरे के ऊपर देख घुसा जोरदार मार देता है। बेचारा मॉन्स्टर एक ही घुस्से में ढाई हो जाता है और सोडा की इस घुस्से की वजह से देखते ही देखते मॉन्स्टर का जो सिर था वो तो गायब ही हो जाता है। अभी मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर एक तरफ सोडा होता है, दूसरी ओर सोडा की तरह ही एक और जो लौंडा था वो होता है। सोडा अचानक से यहाँ पे एक अनजान लौंडे को मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर देखने के बाद कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ये लौंडा मतलब ये चोमू जैसा लौंडा है कौन, और तो आखिरकार में इसका जो प्रेजेंस है इसे महसूस क्यों नहीं कर पाया। सोडा इतना सब कुछ सोच ही रहा था। इसी समय आगे से सोडा का हमशक्ल सोडा से बोलने लगता है कि फाइनली हम लोग मिल गए। सोडा के हमशक्ल के इतना बोलने के साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है सोडा ने जिस मॉन्स्टर के सिर को पूरी तरीके से गायब भी कर दिया था उसका सिर तो अभी धीरे धीरे करके रीजेनरेट होने लगता है। कुछ देर बाद मॉन्स्टर का सिर दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। पता नहीं सीन क्या है, लेकिन यहाँ पे सोडा का हमशक्ल सोडा को द सीड ऑफ द एबैस बोलता है और सोडा से एक खास चीज को शायद से कुछ चाबी टाबी होगी उसी को यहाँ पे लेने के लिए आया होता है। सोडा खुद के हमशक्ल की इन सभी बातों को सुनने के बाद घंटा भी कुछ समझ नहीं पाता, आगे से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बातें कर रहे हो। और हाँ, यहाँ पे सोडा को भी पता नहीं है कि ये उसका हमशक्ल है। मतलब सोडा को कुछ देर बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे पता था, मैं बोल दिया। तो अभी सोडा के इस क्वेश्चन को सुनने के बाद उसका हमशक्ल आगे से अपने हाथ में कुछ ग्लो ग्लो जैसा पावर एक्टिवेट करते हुए बोलने लगता है कि तुमने जो दूसरे की शक्तियों को चुराया है उसे वापस करो, और हाँ, इन सभी चीजों को तुम अपने जान दे के पे करोगे। और इतना बोलने के साथ ही अभी हमशक्ल सोडा के ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक से बना हुआ स्पेयर तैयार करके उन सभी से हमला कर देता है। लेकिन इन सभी चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सोडा इन सभी में से एक को अपने हाथों से पकड़ता है, लेकिन बाकी के जितने भी स्पाइक सोडा की बॉडी से टच होते हैं हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं कि वो सभी स्पाइक तो किसी खिलौने की तरह पूरी तरीके से टूट जाते हैं। सोडा जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ एक स्पाइक को अपने हाथों में ले लेता है, मतलब उसे भाले की तरह यूज करेगा। और इसके साथ ही हमशक्ल से बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे पास इतना ही है तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि तुम मुझे कभी भी मार ही नहीं पाओगे। सोडा के इतना बोलने के साथ ही इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है जो लेवल 90 का मॉन्स्टर है वो इस वक्त अपने हाथों से सोडा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। मतलब हम लोग जैसे मच्छर मारते हैं उसी तरीके से। इस जगह पे तो इस वक्त हम लोग को एक मिलिट्री ड्रोन को भी देखने के लिए मिलता है और ये जो ड्रोन है इसे देखने के बाद जो सोडा का हमशक्ल है वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। सोडा का हमशक्ल अभी ड्रोन को देखने के बाद अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या ओडिन रेवेंस मुझे देख रहा है या फिर ह्यूमन द्वारा बनाया हुआ कोई एक चीज है। तो यार देखो, यहाँ पे जो नाम बताया गया है ओडिन रेवेंस, इसके बारे में तो अभी तक हम लोग को नहीं बताया गया, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये पर्सन वही होगा, मतलब वही ओल्ड पर्सन जिसको कि सोडा सपने में देखता था। हमशक्ल इन सभी बातों को अपने मन में बोल ही रहा था। इसी वक्त कैमरा एंगल सोडा की ओर जाता है। सोडा जो कि अपने एक ही हाथों से लेवल 90 के मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लिया होता है और इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ हमशक्ल से बोलने लगता है कि अगर तुम सच में ही मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें और भी सीरियसली मेरे ऊपर अटैक करना होगा। और इतना बोलने के साथ ही सोडा इस वक्त अपने हाथ में ब्लैक मैजिक से बना हुआ जो स्पेयर का टुकड़ा था उसे लेकर हमशक्ल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। देखते ही देखते सोडा अटैक भी कर देता है, लेकिन जादू हो जाता है क्योंकि हमशक्ल को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमशक्ल इस वक्त टेलीपोर्ट होके अपनी जगह से ग्राउंड पर आ गया होता है। हमशक्ल इस वक्त बोलने लगता है कि ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है कि लो लेवल ह्यूमंस हम सभी को इसके थ्रू देख रहे हैं। और इतना बोलने के साथ ही अपने हाथों से ड्रोन की ओर इशारा करते हुए ऊपर की ओर जो ड्रोन था उसे मॉन्स्टर के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करवा देता है। और इसके साथ ही ये भी बोल देता है कि यहाँ पे इस तरीके के और भी जितने भी ड्रोन है उन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। हमशक्ल के इस ऑर्डर के साथ ही सीन चेंज हो जाता है। हम लोगों को इस वक्त एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है। कैमरा एंगल जैसे ही बिल्डिंग के अंदर की ओर जाता है तो हम लोग को दिखाया जाता है ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर तो एक सोल्जर होता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि वो शिट, उन लोगों ने मेरे जितने भी ड्रोन थे उन सभी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए। लेकिन सोल्जर अभी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है कि उसका जो मिशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सोल्जर को अभी इस बात का पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर आए हैं वो तो सिर्फ सोडा के लिए ही आए हैं, लेकिन सोल्जर अभी यहाँ पे
इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है कि सोरा वो अकेले ही इन सभी मॉन्स्टरों को फेस कर रहा है। और यहाँ पे सोल्जर इस चीज को भी मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगता है कि सोरा वो एक हंटर है। सोल्जर इस वक्त तय करता है कि उसे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और इसका साथी कमांडर को इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन इस वक्त सोल्जर के पीछे किसी ऑक्टोपस के टेंटिकलों को दिखाया जाता है। सोल्जर अभी यहाँ से दरवाजे की ओर भाग के जा ही रहा था। इसी वक्त वो सभी टेंटिकल दीवारों को तोड़ के घर के अंदर घुसने लगते हैं। सोल्जर भी घबरा जाता है, बोलने लगता है कि अरे यार, मैं तो यहाँ पे पकड़ा गया। देखते ही देखते सोरा को भी उसी बिल्डिंग के अंदर से बहुत ही तेज चीखने की आवाजें सुनाई देती है। मतलब वहाँ पे सोल्जर का खेल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अभी हमशक्ल जो कि एक पागल की तरह हंसते हुए बोलने लगता है कि यहाँ पे और उसकी तरह जितने भी है उन सभी को पकड़ पकड़ के मार दो। सीन सोरा की ओर आता है। सोरा इस वक्त अपने मन में ही उसी सोल्जर के बारे में ही सोचने लगता है जो कि उसे यहाँ से आने से पहले इस बात को बोला था कि अगर यहाँ पे उसकी तरह कोई एक पावरफुल हंटर होगा तो फिर इस बात का पूरा गारंटी दे सकता है कि उसकी वजह से और भी बहुत सारे लोग बच पाएंगे। और तो सोरा अभी इस बात को भी सोचता है कि किस तरीके से वो सोल्जर अपने जान को जोखिम में डाल के सोरा के लिए यहाँ तक आया था, उसे इन्फॉर्म करने के लिए कि इस जगह पे बॉम्बिंग होने वाला है। सोरा के इन सभी चीजों को सोचने के साथ ही सीन दोबारा से जीप गाड़ी की ओर जाता है जिसके अंदर सोल्जर अभी भी था। सोल्जर जो कि इस वक्त गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कार के इंजन के अंदर कुछ जाम्ड होने की वजह से सोल्जर अभी कार को स्टार्ट नहीं कर पा रहा होता है। सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। हम लोगों को सोरा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। सोरा लेवल 90 के मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है और अपने मन में ही बोलने लगता है, अगर यहाँ पे सभी मॉन्स्टरों को हराना है तो मुझे जल्दी से इनका जो लीडर है, मतलब उसका जो हमशक्ल है, उसे मार गिराना होगा। सोरा अभी इस बात को भी सोचता है, अगर उसे आसपास मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी को बचाना है तो उसे जल्दी जल्दी से इस एनिमी को, मतलब उसके हमशक्ल को मार गिराना होगा। सोरा नीचे लैंडिंग करता हुआ इन सभी बातों को सोच ही रहा था। इसी समय हम लोग को उसी लेवल 90 के मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त दोबारा से सोरा के ऊपर अटैक कर देता है। सोरा अपनी जगह से हट के मॉन्स्टर की ये जो अटैक है इसको पूरी तरीके से अवॉइड कर लेता है। लेकिन इस वक्त सोरा इस बात को समझ जाता है, पिछले बार की तुलना में इस बार मॉन्स्टर का अटैक पावर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। सोरा अभी जैसे ही मॉन्स्टर के अटैक से अपने आप को बचा के थोड़ा पीछे की ओर आता है और इसके साथ ही थोड़ा अनप्रिपेयर्ड भी हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के अभी हमशक्ल सोरा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। सोरा भी अभी हमशक्ल को देख लेता है, मतलब उसके चेहरे को नोटिस करता है। सोरा इस वक्त बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अपने मन में ही बोलता है कि अरे यार, ये तो एकदम हुबहू मेरी तरह ही दिखता है। देखते ही देखते हमशक्ल अभी सोरा को मारने के लिए अपने हाथ में ब्लैक मैजिक से बना हुआ एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लेता है। सोरा अपने हमशक्ल की जो ओवरफ्लोइंग एनर्जी है उसे महसूस करता है, बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। इसी समय हमशक्ल बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए सोरा से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, द सीड ऑफ द एबाइस। सोरा जो कि इस वक्त अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाता है और अपने आप को शॉर्ट की जो अटैक है उससे बचा लेता है। सोरा इस वक्त अपने पंच को कसने लगता है और देखते ही देखते हमशक्ल के हाथ के ऊपर बहुत ही जोरदार दे मारता है। बेचारा का हाथ तो आप लोग देख ही सकते हो क्या हाल हुआ है। अभी सोरा की इस अटैक की वजह से हमशक्ल के हाथ से शॉर्ट छूट जाता है जो कि सोरा अपने हाथों से पकड़ लेता है और देखते ही देखते बहुत ही पावरफुल एक शॉर्ट अटैक हमशक्ल के ऊपर दे मारता है। लेकिन इन सभी चीजों का कोई फायदा नहीं होता। पिछली बार की तरह हमशक्ल इस बार भी वैनिश हो जाता है और इस बार वैनिश होके लेवल 90 के मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर चला जाता है। लेकिन इस वक्त सोरा शॉर्ट की जो पावर है उसे देखते हुए अपने मन में ही बोलने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन ये जो शॉर्ट है इसकी पावर मुझे एबाइस की जो पावर है उसकी तरह ही लग रहा है। कैमरा एंगल दोबारा से हमशक्ल की ओर जाता है जो कि इस वक्त सोरा की इस हरकतों से बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसके साथ ही सोरा से बोलने लगता है कि किसी और के वेपन को चुराना तुम बस यही कर सकते हो। और इतना बोलने के साथ ही अपने हाथ से उसका जो शॉर्ट था उसे नालीफाई कर देता है। देखते ही देखते सोरा के हाथ से शॉर्ट पूरी तरीके से वैनिश होने लगता है। सोरा इस वक्त अपने पीछे जीप गाड़ी की ओर देखते हुए सोचने लगता है कि इस फाइट में बेचारा घसीटा जा रहा है तो मुझे जल्दी से इस सोल्जर को कहीं सेफ जगह पे लेके जाना होगा। इतना सोचने के साथ ही अभी सोल्जर से सोरा पूछने लगता है कि हाइट से तुम्हें डर मन नहीं लगता ना? सोल्जर बोलता है नहीं तो सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद सोरा कार को अपने कंधे पे लिफ्ट कर लेता है और इसके साथ ही सोल्जर से बोलता है कि रेडी हो जाओ, हम लोग उड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमशक्ल सोरा को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद एक पागल कुत्ते की तरह हंसते हुए अपना जो एबाइस का पावर है उससे एक पोर्टल जैसा कुछ ओपन कर लेता है और इसके साथ ही बोलने लगता है कि तुम बुद्धू मत बनो और एबाइस की जो पावर है उसे हल्के में मत लो। एक स्ट्रॉन्ग जो वीक को प्रोटेक्ट करता है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता।
हमशक्ल ने यहाँ पे जो पोर्टल जैसा ओपन किया था वो देखते ही देखते पूरे आसमान को धीरे धीरे करके कवर अप करने लगता है। सोडा जो कि इस वक्त कार को लिफ्ट करते हुए यहाँ से कहीं दूर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से इसी समय पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही तेज डार्क मैजिक से बना हुआ एक लाइट बीम एकदम सीधा इन दोनों के ऊपर ही आने लगती है। सोडा भी समझ जाता है कि वे डार्क लाइट मतलब जो बीम आ रही है उसे डॉच नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तेज है। सोडा इस पर कार को जमीन के ऊपर उतारती है और इसके साथ ही बहुत ही तेज मतलब एक बहुत ही जोरदार छलांग लाइट बीम की ओर लगा देता है और बोलता है अगर मैं इसे डॉच नहीं कर सकता तो क्या हुआ, मैं इस चीज को पूरी तरीके से क्रॉस कर दूंगा। सोडा इस वक्त जाते जाते अपनी मुट्ठी में ताकत को इकट्ठा करता है और देखते ही देखते बहुत ही जोरदार एक पंच मार देता है लाइट बीम के ऊपर। लाइट बीम दो हिस्सों में भाग हो जाता है। सोडा अपने मन में ही बोलने लगता है कि क्या एक काम किया, लेकिन सोडा ये भी महसूस करता है ये घंटा भी काम नहीं किया क्योंकि यहाँ पे उसके अटैक की वजह से घंटा भी कुछ इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। सोडा आसमान की ओर देखता है, उसके सामने एक गोला जैसा कुछ होता है जिसको कि देखने के बाद सोडा इस वक्त समझ जाता है कि यही उसका रियल बॉडी है। सोडा इस वक्त उस गोले के ऊपर जाके अटैक करता है। इसी समय उसे कुछ हलचल और इसके साथ ही सोल्जर की जो आवाज है वो सुनाई देती है। सोडा नीचे की ओर देखता है तो देखता है कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक से बना हुआ टेंटिकल कार को इधर उधर कर रहा है। सोडा चिल्लाते हुए सोल्जर से बोलता है जल्दी से कार से बाहर निकलो। कार के अंदर सोल्जर को दिखाई जाती है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। टेंटिकलों से बोलने लगता है कि मेरे करीब मत आना, लेकिन इन सभी चीजों का अभी कोई फायदा ही नहीं होता। देखते ही देखते अभी जितने भी टेंटिकल थे वे सभी एक साथ कार समेत सोल्जर को पूरी तरीके से छल्ली कर देता है, ऊपर की ओर उठा के रख देता है। सोडा भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कार की ओर ही आने लगता है, लेकिन इसी बार कार के ऊपर उसका हमशक्ल आ जाता है। सोडा से पूछने लगता है कि क्या हुआ भाई, तुम गुस्से में हो? सोडा जो कि इस वक्त बिना कुछ बातें करे वो सीधा जो स्पाइक था मतलब जो टेंटिकल जैसा था उन सभी को ही तोड़ने लगता है। तो आगे से हमशक्ल बोलने लगता है कि अरे इतना भी काम मत करो यार। हमशक्ल टेंटिकल के माध्यम से सोल्जर की बॉडी को बाहर की ओर निकालता है और इसके साथ ही सोडा से बोलने लगता है कि देखो ये अभी तक जिंदा है, मारा नहीं गया। सोल्जर की बॉडी को कंट्रोल करते हुए हमशक्ल सोल्जर के चेहरे पर एक स्माइल लेके आता है और इसके साथ ही सोडा से बोलने लगता है कि देखो ये सोल्जर किस तरीके से तुम्हें देख के हंस रहा है। अभी हमशक्ल की इन सभी हरकतों की वजह से सोडा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। सोडा इस वक्त स्पाइक के ऊपर चढ़ते हुए पूछने लगता है कि क्या तुम्हें दूसरों की इज्जत को कुचल कर भी मजा आता है? सोडा की इस बात को सुनने के बाद अभी हमशक्ल जो कि अपने हाथ में बहुत सारे नुकीले पत्थर जैसा कुछ निकालने लगता है और इसके साथ ही खी करके हंसने भी लगता है और देखते ही देखते अभी हमशक्ल इन सभी नुकीले पत्थरों को सोडा के ओर ही लॉन्च कर देता है। सोडा जो कि इन सभी पत्थरों को थोड़ा सा भी ब्लॉक नहीं करता, यहाँ पे सोडा को चीरते हुए काटते हुए ये सभी पत्थर जा रहे होते हैं। देखते ही देखते सोडा अभी जिस स्पाइक के ऊपर चढ़ के जा रहा था वो स्पाइक भी टूट जाता है। सोडा नीचे की ओर आ जाता है, लेकिन सोडा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ दोबारा से अपनी मुट्ठी को कसने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारी तरस काम सच में मुझे बीमार बना देता है, और इतना बोलने के साथ ही अपने मुक्के को सामने की ओर लॉन्च कर देता है। देखते देखते यहाँ पे जितने भी स्पाइक थे वे सभी चूर मूर हो जाते हैं। सोडा के इस अटैक की वजह से सोल्जर अभी ऊपर से नीचे की ओर गिरता। उससे पहले सोडा जल्दी से जाके सोल्जर को पकड़ लेता है, लेकिन एक या सोल्जर तो अभी भी उसी स्कैम के मतलब सोडा के हमशक्ल के कब्जे में ही था। यहाँ पे सोल्जर सोडा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस समय सोडा सोल्जर को एकदम सीधा दोबारा से कार के अंदर डाल देता है और इसके साथ ही सोल्जर से माफी मांगते हुए बोलता है कि मेरी वजह से तुम इस स्थिति में आ गए हो तो मुझे माफ कर देना। सोल्जर से माफी मांगने के बाद ही सोडा उसके पीछे जो उसका हमशक्ल खड़ा हुआ था उसके ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे सोडा का जो अटैक है ना वो उसके ऊपर कोई काम में नहीं आता। सोडा से बोलने लगता है हमशक्ल ये सभी पूरी तरीके से यूजलेस है, और इतना बोलने के साथ ही अचानक से सोडा के पीछे हाजिर हो जाता है और अपने हाथ में दोबारा से ब्लैक मैजिक से बना हुआ वेपन के माध्यम से अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सोडा यहाँ पे अपने रिफ्लेक्सेस के माध्यम से हमशक्ल के चेहरे के ऊपर बहुत ही जोरदार एक पंच को धर देता है। हमशक्ल पीछे की ओर जा गिरता है। अभी तो हमशक्ल के पास वही 90 लेवल का मॉन्स्टर भी आ जाता है और इस समय हमशक्ल जो कि अपने गाल को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सोडा से पूछने लगता है कि आखिरकार कैसे तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? हमशक्ल के इन सभी बातों को इग्नोर मारता हुआ अभी सोडा दोबारा से हमशक्ल के ऊपर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। हमशक्ल भी समझ जाता है कि ये स्थिति उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तो हमशक्ल दोबारा से टेलीपोर्ट होकर मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हमशक्ल नीचे की ओर देखता है जहाँ पे तो सोडा होता ही नहीं है, तो वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है, पूछने लगता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। हमशक्ल यहाँ पे इतना पूछ ही रहा था, इसी वक्त हम लोगों को सोडा को हमशक्ल के जस्ट पीछे ही दिखाया जाता है। सोडा यहाँ पे हमशक्ल को मार गिरा था, उससे पहले हमशक्ल डर के मारे
दोबारा से नीचे की ओर आने लगता है और आते आते बोलने लगता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा टफ हो। हमशक्ल की ये लुका छुपी देखने के बाद सोडा इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हमशक्ल से बोलने लगता है कि तुम शायद से मेरे से बच सकते हो, लेकिन क्या तुम इसको बचा सकते हो? और इतना बोलने के साथ ही हमशक्ल जो 90 लेवल का मॉन्स्टर यूज कर रहा था उसके ऊपर बहुत ही पावरफुल एक अटैक कर देता है। बेचारा मॉन्स्टर इस एक ही अटैक में बीच में से ही काट जाता है। और यहाँ पे सोडा का ये जो फिस्ट इम्पैक्ट है वो तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हो, मतलब क्या ही एक्सप्लेन करूँ इससे। और यहाँ पे तो बेचारा मॉन्स्टर को भी एक पल के लिए इस समझ में नहीं आता आखिरकार उसके साथ ये हुआ क्या। लेकिन इस वक्त हम लोग को दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर की जो बॉडी है वो दोबारा से एक दूसरे से जुड़ने लगता है। सोडा भी समझ जाता है कि ऐसे काम नहीं बनेगा। मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जो ब्लैक मैजिक से बना हुआ टेंटिकल जैसा है इन सभी का ही कुछ करना होगा। सोडा इस वक्त अपने दोनों हाथों से टेंटिकलों को पकड़ लेता है और देखते ही देखते मॉन्स्टर के बॉडी से वो सभी टेंटिकल खींच के बाहर की ओर निकाल लेता है। बेचारा मॉन्स्टर दोबारा से और रीजेनरेट नहीं हो पाता है, धीरे धीरे करके मरने लगता है। सोडा अभी मॉन्स्टर को मारने के बाद नीचे की ओर आ जाता है और इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ हमशक्ल से बोलने लगता है कि अब तुम्हारी बारी। हमशक्ल जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था और बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, वो इस वक्त दोबारा से अपने हाथों को ऊपर की ओर करता है, अपने ब्लैक मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है और बोलता है कि शैडो यूनिटी। हमशक्ल के इतना बोलने के साथ ही हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं कि आसमान में जितने भी बीस्ट मॉन्स्टर थे वे सभी इस ब्लैक मैजिक के चपेट में आ गए होते हैं, बेजर्क मोड में आने लगते हैं। सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन के ऊपर और जितने भी मॉन्स्टर थे उन सभी की हालत ही बिल्कुल ऐसा ही होता है। इवन अभी यहाँ पे जो ओवरफ्लोइंग माना रिलीज हो रहा है इसकी वजह से सोडा को भी बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। सोडा की बॉडी के ऊपर जो कपड़े थे वो भी धीरे धीरे करके फटने लगते हैं। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है सोडा का जो कपड़ा था वो भी नीचे की ओर गिर पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई मॉन्स्टर था ना कि हमशक्ल। एक झलक तो कार के अंदर मौजूद सोल्जर के ऊपर भी जाता है जहाँ पे सोल्जर इस वक्त मारा जा चुका था। सोडा सोल्जर के पास जाता है, सोल्जर के गले में जो उसका नेकलेस है उसे ले लेता है और इसके साथ ही उसे जमीन के ऊपर दफन कर देता है। यहाँ पे सोडा को हमशक्ल के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सोडा यहाँ पे अपने मन में सिर्फ एक ही बात बोलता है, साले तू दोबारा से एक और बार मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगा। सोडा के इतना बोलने के साथ ही ये वाली एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। सो यार वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना। देखो यार आप लोगों के कहने पे मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि घंटा भी रेस्पॉन्स नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी अपलोड कर रहा हूँ, तो यार वीडियो को लाइक करके जाना। अगर पसंद आई है तो, और कौन सा पार्ट पसंद आया है वो भी कमेंट करके बोलना। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।